नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका ट्यूटर दीपक इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। ये हमारे परिवहन आरक्षक जो 19 तारीख को एग्ज़ाम होने वाला है उसका प्रैक्टिस सेट है, कंप्लीट प्रैक्टिस सेट है। इसमें मैथ्स के क्वेश्चन नहीं है। मैथ्स के क्वेश्चन बहुत कम ही आएंगे, नाम मात्र के। जैसा कि सिलेबस में आपके दिया है तो मैथ्स के क्वेश्चन नहीं है। और मैं एक चीज़ बता दूं, एडमिट कार्ड आ चुका है, आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर दीजिए। अ, कुछ बातों को यहाँ सबसे पहले डिस्कस कर लेता हूँ। एडमिट कार्ड के साथ आपको एक वैलिड आईडी प्रूफ लेकर जाना है। वैलिड मतलब ओरिजिनल आईडी प्रूफ जिसमें आपका फोटो हो, फोटो कॉपी नहीं चलेगा। दूसरा, आपको लाइट कलर के कपड़े पहन के जाना है, चाहे मेल हो या फीमेल। लाइट कलर के कपड़े पहन के जाना है, और लाइट कलर के कपड़े में आप जो भी देख लो आपके हिसाब से, कोई भी डार्क ब्लैक, मैरून, डार्क ग्रीन नहीं पहनना है। जहां सबसे ज्यादा बात आती है वो है बाही, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। हाफ बाही मतलब हाफ बाही, ठीक है। आपका जो शर्ट है वो यहाँ तक होना चाहिए, और लड़कियों के सूट हो या ब्लाउज हो उसका भी जो स्लीव है वो यहाँ होना चाहिए, कोहनी के ऊपर। अगर आपका जो भी है, चाहे चाहे बाही हो स्लीव हो, अगर इतना भी है तो आपको नहीं जाने दिया जाएगा एग्जाम के अंदर, ठीक है। दूसरा, लाइट कलर भी हो गया। चप्पल मतलब चप्पल, जूता पहनना नहीं है। मोटे सोल वाले ना सैंडल सैंडल पहनना है ना चप्पल पहनना है। चप्पल मतलब एकदम फ्लैट चप्पल पहनना है। बेल्ट, घड़ी कुछ भी नहीं पहनना है। महिलाओं के संबंध में बता दूं, जहां वो सबसे ज्यादा परेशान होती है, कान में कुछ नहीं पहनना है मतलब नहीं पहनना है, वो वहां पे बिल्कुल कंसीडर नहीं करेंगे। गले में मतलब नहीं पहनना है, नहीं पहनना है। नाक में नहीं पहनना है मतलब नहीं पहनना है, ठीक है। हालांकि लिखा हुआ है कि मंगलसूत्र कुछ कुछ अलाउ कर देंगे, कई सेंटर में, कई में नहीं करेंगे। अगर आप नहीं पहन के जाओगे तो बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि अगर वहां आपको बोलेगा कि इसको उतार के रखो तो कहाँ रखोगे, ठीक है। अब बोलेंगे कई लोग, सर ये सब पता है, फालतू टाइम बर्बाद कर रहे हो। आप 19 तारीख को हर सेंटर में चल जाना, आपको 10 से 15 कैंडिडेट ऐसे मिलेंगे जो इसी नाम से बाहर परेशान खड़े होंगे। उसमें से कुछ लोग एग्जाम दिला भी नहीं पाएंगे, ठीक है। 6 महीना हो गया व्यापम को गाइडलाइन निकाले, आज तक ये गलतियां होती है, ठीक है। खासकर महिलाओं के संबंध में, आभूषण के संबंध में और बाही के संबंध में, ठीक है। तो ये चीज बिल्कुल ध्यान रखेगा, आईडी ओरिजिनल ही लेके जाना है जिसमें आपका फोटो हो, ठीक है। चलिए, अब अपन चालू करते हैं आज की इस कार्रवाई को। देखिए, कई लोग पूछते हैं सर कितना अटेम्प्ट करें, क्या सेफ स्कोर होगा। जितना अच्छा आप कर सकते हो वही सबसे ज्यादा सेफ स्कोर है। मैं एक चीज बता दूं, 100 नंबर का पेपर है, पोस्ट कम है, कट ऑफ हाई रहेगा, पेपर मॉडरेट टू इजी आएगा। कट ऑफ ज्यादा जाएगा। कट ऑफ से आप सेकेंड राउंड के लिए सेलेक्ट होगे, सेकेंड राउंड में आपको बोनस मिलेगा, वहां भी कंपटीशन है। तो कोशिश करिए कि अधिक से अधिक, ज्यादा से ज्यादा नंबर आए और आप सेकंड राउंड में जाए और बोनस के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। तो ये बोलना, मेरे बोलने का मतलब यही है कि तुक्का भी मारेंगे भैया तो देख के मारना, माइनस मार्किंग में बहुत नुकसान होता है, ठीक है। और कोई भी तुक्का अगर लगाता है तो जब आप क्वेश्चन सुने ही नहीं हो, ऑप्शन के बारे में कुछ जानकारी नहीं है, तो तुक्का लगाना बेवकूफी है। तुक्का भी आदमी लगाता है, कब लगाता है? जब दो ऑप्शन में कंफ्यूजन रहता है। तीन ऑप्शन में भी तुक्का नहीं लगता, दो में, या तो ये या तो ये में, ठीक है। तो मैं यही बोलूंगा कि जो एक्यूरेट बनता है उसी को बनाइए, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही करने की जरूरत है। इसके लिए आपको अच्छे से रिवीजन करना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी। अभी भी अच्छे से रिवीजन करिए, बहुत अच्छा पेपर जाएगा, ठीक है। और कोशिश करिएगा कि ज्यादा नंबर माइनस मार्किंग में ना कटे, तुक्का लगाने से बचिएगा। जहां आपको कॉन्फिडेंस है वहीं क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करिएगा, ठीक। चलो, ये प्रैक्टिस सेट 2 है, पहला हो चुका है ना। आज के जो क्वेश्चन है काफी अच्छे हैं, थोड़े और डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ है, रिवीजन होगा बहुत बढ़िया। प्रारंभ करते हैं। मोटर वाहन अधिनियम कब पारित हुआ? आपको पता है कि हमारा मोटर वाहन अधिनियम कब आया था जी? मोटर वाहन अधिनियम आया था 88 में, 88 में, ठीक है। लागू हुआ 89 में, ठीक है, इतना तो पता है। तो यहां पूछ रहा मोटर वाहन अधिनियम कब पारित हुआ था। तो आपका जो मोटर वाहन अधिनियम 1988 है, ये कब पारित हुआ था? 14 अक्टूबर 1988 को। कब पारित हुआ था? 14 अक्टूबर 1988 को। कहा? संसद द्वारा पारित हुआ था। दूसरा पूछ रहा है मोटर वाहन अधिनियम कब लागू हुआ था, है ना। अब यहाँ 88 वाला पूछ रहा है, क्योंकि ऑप्शन में तो 2019 वाला कुछ है ही नहीं। तो मोटर वाहन अधिनियम कब लागू हुआ था? पारित हुआ था 14 अक्टूबर को, है ना। पारित हुआ था 14 अक्टूबर को, लागू हुआ 1 जुलाई, 1 जुलाई, है ना,
89 को, 89 को, ठीक है, डेट याद रखिएगा, 1 जुलाई 89 को लागू हुआ था। ठीक, ये सब बेसिक क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। मोटर वाहन अधिनियम में कुल कितने अध्याय और कितने धाराएं हैं? चलिए भैया फटाक से बताइए, ये सब पढ़ाए हैं पहली क्लास में, है ना। मोटर वाहन अधिनियम में कुल 14 अध्याय और 217 धाराएं हैं। कितने? 14 अध्याय और 217 धाराएं हैं। ठीक है, अभी भी 14 अध्याय और 217 धाराएं हैं मूल रूप से, लेकिन ए बी सी डी जोड़ के धाराएं पड़ गई है, पर मूल देखा जाए तो 14 अध्याय और 17 धाराएं हैं। ठीक है, यहां तक हो गया। और कितनी अनुसूची है? 2 अनुसूची है। कितनी अनुसूची है? 2 अनुसूची है। ठीक है, पहली अनुसूची में क्या है? पहली अनुसूची में ट्रैफिक चिन्ह है, यातायात चिन्ह है। और दूसरी अनुसूची में क्या है? दूसरी अनुसूची में आपका मुआवजा है। तो ये भी पूछेगा कि कितनी अनुसूची है। मोटर वाहन अधिनियम में कितनी अनुसूची है? मोटर वाहन अधिनियम में 2 अनुसूची है। पहला है ट्रैफिक साइन और दूसरा है मुआवजा। चलो, 14 अध्याय 217 मोटर वाहन अधिनियम 1988 की कौन सी धारा ड्राइविंग लाइसेंस प्रदान करने से संबंधित है? ठीक है, देखिए अध्याय 2 ड्राइविंग लाइसेंस जो है धारा 3 से 28, अध्याय 2 धारा 3 से 28 ड्राइविंग लाइसेंस के संबंध में, इसको रट के जाइएगा, यहां से 1 से 2 क्वेश्चन 1,00,000% से हो रहा है। ठीक है, 1988 में। ठीक है, कौन सा ड्राइविंग लाइसेंस प्रदान करने से संबंधित धारा कौन सी है? ड्राइविंग लाइसेंस प्रदान करने से संबंधित धारा है आपकी धारा 9। धारा 9 में क्या होता है? स्थायी लाइसेंस मिलता है। धारा 9 में क्या होता है? स्थायी लाइसेंस मिलता है। धारा 8 में क्या है? लर्नर लाइसेंस मिलता है। ठीक है, धारा 10 में क्या है? 10 में है लाइसेंस का वर्गीकरण, वाहन का वर्गीकरण। अब वर्गीकरण कैसे रहेगा जी? LMV, HMV, है ना, मोटरसाइकिल विथ गियर। ठीक है, आप मोटरसाइकिल विथ गियर बनवाओगे लाइसेंस तो आप बाइक चला सकते हो। आप LMV बनाओगे तो बाइक और कार चला सकते हो। आप HMV बनाओगे तो बड़े ट्रक और मालवाहक वाहन चला सकते हो। ये बताया गया है धारा 10 में। धारा 11 में क्या है? ठीक है, धारा 11, धारा 11 में है लाइसेंस की शर्तें। धारा 11 में क्या है? लाइसेंस की शर्तें, जैसे चश्मा पहनने वालों के लिए और किसी चीज के लिए जो शर्तें हैं वो है। तो आपको धारा 8 में क्या मिलता है? लर्नर लाइसेंस मिलता है। धारा 9 में वो स्थायी होता है। धारा 7 में क्या है? धारा 7 में है आपका लर्नर लाइसेंस जारी करने के नियम है धारा 7 में। धारा 8 में लर्नर लाइसेंस की आवेदन और उसकी प्रक्रिया है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस हो गया। ऑप्शन 9। ठीक है, धारा 9 किस धारा में न्यायालय को अधिकार है कि वह लाइसेंस को रद्द कर सकती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा। ठीक है, न्यायालय की शक्ति, लाइसेंस के संबंध में न्यायालय की शक्ति, धारा 20। धारा 20 में न्यायालय को यह अधिकार है कि वह आपका लाइसेंस निलंबित कर सकती है। ठीक है, धारा 20 के अनुसार। ठीक, चलो एक बार और देख लेते हैं। धारा 18, धारा 18 में क्या है? धारा 18 में है आपके लाइसेंस का निरसन, कैंसलेशन, है ना। धारा 18 में है लाइसेंस का निरसन। निरसन क्या होता है? कैंसलेशन। निरसन को क्या बोलते हैं? कैंसलेशन। कैंसलेशन में क्या बताया गया है कि किन परिस्थितियों में आपका लाइसेंस रद्द हो सकता है? धारा 18 बोलता है कि किन किन परिस्थितियों में आपका लाइसेंस रद्द हो सकता है, निरसन। धारा 20 बोलता है अगर आप गलती करोगे तो कोर्ट आपके लाइसेंस को रद्द कर सकता है। धारा 21 क्या बोलता है? 21 बोलता है कि भैया विशेष परिस्थिति में लाइसेंस का स्वतः निरसन, निलंबन, है ना, लाइसेंस का स्वतः निलंबन, निलंबन विशेष परिस्थिति में। कब? विशेष परिस्थिति में लाइसेंस का स्वतः निलंबन। ठीक है, धारा 27 क्या बोलता है? केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्ति। तो यहां फिर से देख लीजिए, धारा 18 आपको बोलता है, धारा 18 बोलता है कि भैया किन किन परिस्थिति में लाइसेंस कैंसल हो सकता है ना। धारा 20 बोलता है कि कोर्ट आपका लाइसेंस निरस्त कर सकता है। धारा 21 बोलता है कई परिस्थितियां ऐसी आएगी कि स्वतः लाइसेंस निरस्त हो जाएगा। और धारा 19 बोलता है कि लाइसेंस कौन निरस्त करता है? यातायात प्राधिकारी। 19 में कौन निरस्त कर सकता है? यातायात प्राधिकारी। 20 में कौन निरस्त कर सकता है? कोर्ट निरस्त कर सकता है। ठीक है, 19 में कौन निरस्त करेगा? यातायात प्राधिकारी। यातायात प्राधिकारी द्वारा निरसन, निरसन बोल सकते हो, कैंसलेशन। ठीक है, सभी धारा हो गई। तो यहां पे बोल रहे हैं न्यायालय, न्यायालय करेगा 20 में।
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया जा रहा है क्लास, होप सो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। दोस्तों अभी जो इसके बाद इस संडे के आगे जो मंडी निरीक्षक का एग्जाम है उसके लिए भी हमारी संस्था के द्वारा क्लास और टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराई जा रही है। आप अगर चाहते हैं अपनी तैयारी को पुख्ता करना, कलम तोड़ तैयारी करना, अपनी तैयारी को जांचना, तो आप हमारी संस्था के दिए गए नंबर 8770123687 पर संपर्क कर सकते हैं। काफी अच्छी टेस्ट सीरीज डिजाइन किए गए हैं, नए पैटर्न के अनुसार डिजाइन किए गए, जो आपकी तैयारी में बहुत मदद करेंगे। ठीक है, आप हमसे जुड़ने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप नंबर पर भी जुड़ सकते हैं, ऐप के द्वारा भी जुड़ सकते हैं, योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस ऐप के द्वारा। तो जुड़े रहिए, बने रहिए योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस के साथ। चलिए, सड़क परिवहन को नियंत्रित करने की राज्य सरकार की शक्ति किस धारा में दी गई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सड़क परिवहन को नियंत्रित करने की। अब आप रोड में जा रहे हो, सरकार क्या करती है? रोड डाइवर्ट कर देती है ना। कोई नेता आ रहा है तो आपको रोक देती है, मतलब आपके सड़क परिवहन को रोक सकती है, डाइवर्ट कर सकती है। कौन? राज्य सरकार। कौन सी धारा के अंतर्गत करती है? ये करती है धारा 67 के अंतर्गत। ये करती है धारा 67 के अंतर्गत। कौन? राज्य सरकार, सड़क परिवहन को। अभी आप जाओगे भिलाई से कहां? रायपुर। रायपुर खारून नदी ब्रिज को बंद कर दिया गया है और आपको डाइवर्ट कर दिया गया है दूसरे रोड में। सिरसा गेट से आपको डाइवर्ट कर दिया गया है अमलेश्वर में। तो ये अधिकार कैसे मिला सरकार को? धारा 67 के अनुसार। धारा 67 के अनुसार, ठीक है, नियमित कर सकती है कौन? सड़क परिवहन को राज्य सरकार। और मैं एक चीज बता दूं, किसी भी गाड़ी के लिए मार्ग तय कर सकती है और किसी भी गाड़ी का किराया तय कर सकती है। किससे? धारा 67 से। अगर ऐसा पूछा जाए कि बसों का किराया कौन से धारा के अनुसार राज्य सरकार तय करती है, तो 67 के अनुसार ही करती है। 67 क्या बोलता है? 67 बोलता है राज्य सरकार की शक्ति क्या? यातायात परिवहन को नियंत्रित और नियमित करने की। ठीक है, चलिए, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन पहले भी आप लोग पढ़ लिए हो, लेकिन फॉर्मेट थोड़ा चेंज है। अयोग्य घोषित करने की न्यायालय की शक्ति किस धारा में दी गई है? अयोग्य घोषित करने की। घुमा दिया क्वेश्चन, यहां फिर से आएगा धारा 20। आपके लाइसेंस को निरस्त करके आपको गाड़ी चलाने के लिए अयोग्य घोषित कर सकता है कौन? न्यायालय। किसके अनुसार? धारा 20 के अनुसार। धारा 20 के अनुसार लाइसेंस में कौन निलंबित कर सकता है? न्यायालय। 19 के अनुसार कौन कर सकता है? प्राधिकारी। 18 में उन परिस्थितियों को बताया गया जिसमें लाइसेंस निलंबित हो जाएगा। ठीक है, चलिए, 21 में उन परिस्थितियों को बताया गया जिसमें लाइसेंस स्वतः निलंबित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पंजीकरण की आवश्यकता किस धारा में दी गई है? देखो, आप लोग पढ़े हो क्या? आरसी बुक, है ना, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। आरसी, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये क्या होता है? ये गाड़ी का आधार कार्ड मान लो। इसमें गाड़ी का नाम वाम, दुनियादारी, कितने लोग बैठेंगे, कौन सा कलर है, कौन सी कंपनी का है, कौन सा इंजन है, कौन सा तेल लगता है, सब किस में दिया रहता है? आरसी बुक में। तो आरसी बुक, किसी भी गाड़ी का आरसी बुक कब मिलेगा? जब गाड़ी का पंजीयन होगा। पंजीयन होगा तो गाड़ी को एक यूनिक नंबर मिलेगा और उस यूनिक नंबर के अनुसार से क्या बनेगा? आरसी बुक बनेगा। आपको पुलिस पकड़ती है तो पूछती है आरसी दिखाइए, आप आरसी दिखाते हैं। ठीक है, तो ये बात कही गई है कि हर गाड़ी का आरसी बुक होगा, चाहे कोई भी गाड़ी हो, पंजीयन आवश्यक है। धारा 39 में कहा गया है कि प्रत्येक गाड़ी का पंजीयन आवश्यक है। प्रत्येक गाड़ी का पंजीयन आवश्यक है ना। और बिना पंजीकरण के गाड़ी चलाओगे तो चालान हो जाएगा। ठीक, ये आरसी पंजीयन के द्वारा ही आपकी गाड़ी को नंबर मिलता है। ठीक है, धारा 166, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट। धारा 166 के तहत मुआवजे के लिए आवेदन कौन नहीं कर सकता? देखिए भाई, क्या होता है ना, कोई आदमी दुर्घटनाग्रस्त हो गया तो उसके संबंध में केस कौन डाल सकता है? केस संपत्ति का स्वामी। मान लो कोई गाड़ी में कोई गाड़ी मेरी खड़ी गाड़ी को आके ठोकी है तो मैं तो केस कर सकता हूं, संपत्ति का स्वामी हूं। अगर कोई गाड़ी मेरे को ठोका है तो मैं केस कर सकता हूं, है ना। अगर कोई गाड़ी मेरे को ठोका, मैं मर गया, तो मेरा वकील केस कर सकता है। ये तीनों तो केस कर सकते हैं, है ना। आपके लिए केस कौन नहीं कर सकता? जनहितैषी नहीं कर सकता। कौन नहीं कर सकता? जनहितैषी। सामान्य मामले में पीआईएल डल सकता है, इसके में पीआईएल नहीं डलता, है ना। आप सामान्य सिविल न्यायालय में जाओगे और दीवानी न्यायालय में जाओगे, ठीक है, फौजदारी में जाओगे तो वहां पीआईएल डल सकता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, उसमें कोई और व्यक्ति आपके नाम से केस करके लड़ सकता है आपके लिए, लेकिन मोटर व्हीकल एक्ट में नहीं कर सकता जनहितैषी। ठीक है, ये हो गया यहां तक। अब मैं बता रहा हूं आपको आवेदन कहाँ इसमें दिया गया है। धारा 166, धारा 166 में आप क्या करते हो? आप धारा 166 में आवेदन करते हो, मुआवजे के लिए आवेदन करते हो। कब? 166 में। कहां आवेदन करते हो? मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल में, एमएसीटी में। आवेदन कहां होता है? एमएसीटी में।
एमएसीटी का गठन कहाँ है? 165। ठीक है, एमएसीटी आवेदन पर विचार करके केस लड़के फाइनल निर्णय कौन से धारा में सुनाता है? 168। 168 को क्या बोलते हैं? निर्णय या अवार्ड। निर्णय या अवार्ड। ठीक है, अब कहानी सुनिए। एमएसीटी मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल, मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल का गठन होता है धारा 165 के तहत। अब मान लो किसी आदमी का एक्सीडेंट हो गया, वो कहां आवेदन करेगा? मुआवजे के लिए। मुआवजे के लिए आवेदन करेगा 166 के तहत एमएसीटी में। एमएसीटी क्या करेगा? 168 के तहत फाइनल निर्णय सुनाएगा कि पीड़ित व्यक्ति को इतना मुआवजा दिया जाए। ठीक है, तो 168 में निर्णय है। अब 168 में निर्णय है, निर्णय के विरुद्ध अपील कहां करोगे? हाई कोर्ट में कर सकते हो। कितने दिन के भीतर? 90 दिन के भीतर। कौन से निर्णय का अपील हो सकता है? जिसका वैल्यू 1 लाख से ज्यादा है उसी निर्णय का अपील होगा, उससे कम का नहीं होगा। अपील करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको या तो 25,000 रुपए जमा करना पड़ेगा या 50% अमाउंट जमा करना पड़ेगा। ठीक है, पूरी कहानी बता दिया। इससे क्वेश्चन 1,00,000% डन है। जो एक्सीडेंट वाले, दुर्घटना वाले मामले कहां जाएंगे? एमएसीटी के पास। एमएसीटी का गठन 165, आवेदन 166, निर्णय किसमें? 168। निर्णय की अपील 90 दिन के भीतर हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में रकम डिपॉजिट करनी पड़ेगी, या तो 25,000 या 50%। ठीक है, ये पूरी कहानी हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। सार्वजनिक स्थान पर 50 सीसी के वाहन चलाने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 16 वर्ष से अधिक। ये हो गया गलत। आपको पता है कि भैया 18 वर्ष सामान्य वाहन चलाने के लिए कितना है? 18 वर्ष। भारी वाहन चलाने के लिए कितना है? 20 वर्ष। 16 प्लस 18 तक आप क्या चला सकते हो? 50 सीसी का वाहन चला सकते हो। किसके परमिशन से? अभिभावक के परमिशन से। ठीक है, तो क्या होगा? 16 से 18 के बीच रहने पर आप 50 सीसी का वाहन चला सकते हो, वो भी कब? अपने पेरेंट्स के अनुमति से। ठीक, ये सब पढ़े हुए दोस्तों, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। परिवहन वाहनों का फिटनेस प्रमाण पत्र किस धारा के अंतर्गत दिया जाता है? ठीक है, पढ़ा हुआ है धारा 56। फिटनेस क्या होता है? कि आप फिट हो। फिटनेस प्रमाण पत्र क्या होता है? फिटनेस प्रमाण पत्र वो प्रमाण पत्र है जो आपको बताता है आप फिट हो। होता क्या है, जो मालवाहक गाड़ी है, जो परिवहन वाली गाड़ी है, उसमें लोग बैठते हैं, उसमें माल जाता है, तो गाड़ी हमेशा अच्छी कंडीशन में होनी चाहिए। इसीलिए आरटीओ आरटीओ क्या करता है? देखता है गाड़ी अच्छी कंडीशन में है या नहीं, गाड़ी चलने लायक है या नहीं, गाड़ी को पूरा फिजिकली चेक करता है। लाइट जल रहा है, हॉर्न बज रहा है, ब्रेक लग रहा है, कुछ चीज टूटा फाटा तो नहीं है, रोड में चलने से दुर्घटना तो नहीं होगा। फिर उसको एक प्रमाण पत्र देता है कि गाड़ी रोड में चलने लायक है, तो इसी को बोलते हैं फिटनेस प्रमाण पत्र। तो गाड़ी का फिटनेस प्रमाण पत्र कौन से वाहन में लगता है? ये परिवहन वाहन में लगता है। 1 साल के लिए बनता है, परिवहन वाहन के लिए लगता है। ये कितना? धारा 56 के तहत। अब आप लोग का नौकरी लग जाएगा तो जो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट है वही आपका फिटनेस प्रमाण पत्र है। वैसी गाड़ियों का भी लगता है धारा 56 परिवहन वाहन के लिए। निम्न में से कौन सा मोटर वाहन अधिनियम में सुधार से संबंधित समिति है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, बढ़िया होगा। ठीक है दोस्तों, जरूर बताइए क्लास कैसे लग रही है, आपके अकॉर्डिंग है कि नहीं, और कितना आपके लिए हेल्पफुल है। ठीक है, चलिए कौन सी समिति? मोटर वाहन अधिनियम ने सुधार से समिति कौन सी है? एस सुंदर समिति। कौन? एस सुंदर समिति। इसका गठन कब हुआ जी? गठन पूछेगा। एस सुंदर समिति गठन हुआ 2007 में। अब सुन लीजिए कहानी। इस समिति ने ही बोला कि जुर्माना बढ़ाओ, यातायात नियम को कठोर बनाओ, पारदर्शिता लाओ, ई चालान लाओ, सीसीटीवी लगाओ। सब किसने सुझाव दिए? एस सुंदर समिति ने। 2000 में गठन हुआ और सुझाव दिए। इसी के सुझाव से, इसी एस सुंदर समिति के सुझाव से 2019 में क्या किया गया? संशोधन किया गया। कौन सा संशोधन? मोटर वाहन अधिनियम संशोधन 2019 किया गया। ठीक है, तो कौन सी समिति आधार थी इस संशोधन की? एस समिति आधार थी। ठीक, चलिए एस सुंदर समिति 2007 में गठन, और इसी के सुझाव से 2019 में क्या किया गया है? मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया है, खूब रिवीजन होगा। मोटर वाहन अधिनियम 1988 में, है ना, भारी माल, भारती नहीं है जी, भारी है ना, भारी मालयान क्या है? भारी मालयान क्या है? ठीक है, तो हैवी व्हीकल पूछ रहा है, हैवी मोटर व्हीकल। हैवी मोटर व्हीकल ऐसा व्हीकल जिसका वजन 12,000 किलोग्राम से ज्यादा हो,
ऐसा व्हीकल जिसका वजन 12,000 किलोग्राम से ज्यादा हो वो HMV में आता है। ठीक है, उसके बाद आता है MMV, मीडियम, है ना, मोटर व्हीकल, कितना, 7,500 से ज्यादा, 7,500 से ज्यादा और 12,000 से कम वाला क्या कहलाएगा, MMV। उसके बाद आता है लाइट मोटर व्हीकल। लाइट मोटर व्हीकल कितना, 7,500 किलोग्राम तक लाइट मोटर व्हीकल होता है। ठीक है, तो HMV MMV चलाने के लिए अलग लाइसेंस लगता है। LMV आप 18 साल में चला सकते हो, HMV चलाने के लिए 20 साल की उम्र चाहिए। ठीक है, तो भारी पूछा है, तो भारी में ऐसा मोटरयान जिसका वजन, है ना, जिसका भार 12,000 से अधिक हो वो क्या कहलाएगा, HMV। 7,500 किलोग्राम तक क्या कहलाएगा, LMV, है ना। 7,500 से 12,000 तक क्या कराएगा, MMV। ठीक है, लाइट मोटर व्हीकल, मीडियम मोटर व्हीकल, हैवी मोटर व्हीकल। चलिए, राज्य परिवहन प्राधिकरण का गठन किस धारा के अंतर्गत किया जाता है, राज्य परिवहन प्राधिकरण। ठीक है, राज्य परिवहन प्राधिकरण का गठन किया जाता है धारा 68 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, धारा 68 के अंतर्गत, स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी। ठीक है, इसका काम क्या होता है, स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, STA का काम क्या होता है ना, राज्य के भीतर परिवहन, राज्य के भीतर परिवहन वाहन को नियमित करना, परिवहन और भारी वाहन, भारी वाहन को नियंत्रित और नियमित करना। क्या करना, नियंत्रित और नियमित करना। ठीक है, ये काम किसका होता है, ये काम होता है आपका STA, स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का, जिसका गठन करती है राज्य सरकार धारा 68 के अंतर्गत। यही जो स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है, यही जो स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है, यही क्या करता है, परिवहन वाहन के लिए परमिट भी जारी करता है। इसका काम और क्या है, इसका काम है परमिट जारी करना। परमिट क्या होता है, परमिट एक लाइसेंस टाइप का होता है जिसमें यह पता चलता है कि ये जो वाहन है किस रोड में चलेगा, किस समय पर चलेगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं फटाक से। मोटर वाहन अधिनियम, मोटर वाहन अधिनियम 1988 के किस अध्याय में ड्राइवरों को लाइसेंस से संबंधित प्रावधान है। अब आपको तो पता है धारा, दीपक सर धारा रटा दिए, है ना, धारा 3 से धारा 28 तक क्या है, लाइसेंस है, पर अध्याय कौन सा है, अध्याय है 2। कौन से अध्याय में, अध्याय 2 में है क्या, लाइसेंस संबंधी प्रावधान, अध्याय 2 में है। अध्याय 1 में क्या है, संक्षिप्त नाम और परिभाषा। अध्याय 3 में क्या है, अध्याय 3 में है कंडक्टर लाइसेंस। ठीक है, अध्याय 1 में क्या है, नाम परिभाषा है, नाम और परिभाषा। अध्याय 2 में क्या है, लाइसेंस। अध्याय में 3 में क्या है, कंडक्टर लाइसेंस। और अध्याय 4 में क्या है, रजिस्ट्रीकरण, पंजीकरण, वाहन का पंजीकरण। ठीक है, ये सब याद रखना है दोस्तों, अच्छा नंबर लाना है। ठीक, तो यहां पूछा है अध्याय 2 के बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग करने पर किस धारा के अंतर्गत कार्रवाई होगी। ठीक है, मोबाइल फोन का उपयोग, मोबाइल फोन का उपयोग कर रहे हो मतलब आप खतरनाक तरीके से गाड़ी चला रहे हो, है ना। तो खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाना कौन से धारा के अंतर्गत आता है, धारा 184, धारा 184 में आएगा मोबाइल फोन का उपयोग। क्यों, क्योंकि आप मोबाइल फोन का उपयोग कर रहे हो ना जी, तो आप खतरनाक तरीके से गाड़ी चला रहे हो। ठीक है, खतरनाक तरीके से गाड़ी चला रहे हो, कितना जुर्माना होता है, 5,000। कितना जुर्माना होता है, 5,000। देखिए खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने में क्या आएगा, रेड लाइट तोड़ना, यातायात फ्लो के विरुद्ध गाड़ी चलाना, खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाना, मोबाइल में बात करते हुए गाड़ी चलाना, ये सब खतरनाक श्रेणी में आता है। और खतरनाक श्रेणी है 184, कितना, 5,000 रुपए जुर्माना, 5,000 रुपए जुर्माना और 6 माह का जेल भी हो सकता है। ठीक है, चलिए, सार्वजनिक स्थान पर बिना लाइसेंस के वाहन चलाने पर किस धारा के तहत प्रावधान किया जाता है। अब आपको पता है कि धारा 3 बोलती है, धारा 3 क्या बोलती है, धारा 3 बोलती है कि लाइसेंस होना चाहिए।
धारा 3 बोलती है कि आपके पास वाहन चलाने का लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, कहाँ? सार्वजनिक स्थान पर चलाने का। आप अपने घर के अंदर चलाओ, कोई नहीं देखने आ रहा है। जहां सार्वजनिक स्थान है, जहां सार्वजनिक लोग आते जाते हैं, वहां आपको अगर चलाना है तो आपको लाइसेंस की जरूरत है ना। धारा 4 क्या बोलता है जी? धारा 4 बोलता है कि मालिक या कोई भी गाड़ी वाला, धारा 4 क्या बोलता है? धारा 4 बोलता है आयु सीमा। क्या? आयु सीमा। और धारा 5 क्या बोलता है? धारा 5 बोलता है गाड़ी मालिक का कर्तव्य किसी भी ऐसे व्यक्ति को अपना वाहन नहीं देगा जिसके पास लाइसेंस ना हो। तो अगर कोई व्यक्ति बिना लाइसेंस के गाड़ी चला रहा है तो उसको कौन सी धारा के तहत पनिशमेंट दिया जाएगा? धारा 181। कौन सा? धारा 181, बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना। ठीक है, धारा 181, बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना। अब इसमें फाइन कितना है जी? फाइन है 5,000 रुपए। इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है? 2019 में फाइन हो गया 5,000 रुपए, है ना। 1988 के अधिनियम में कितना था मेरे दोस्तों? 500 रुपए। कितना गुना बढ़ गया? 10 गुना। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि है ना, बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर कितना गुना जुर्माना बढ़ाया गया? कितना गुना जुर्माना बढ़ाया गया? 10 गुना। 500 से 5,000 कर दिया गया। ठीक है, 500 से 5,000 हो गया, 10 गुना वृद्धि। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, थर्ड पार्टी बीमा को किस धारा के तहत अनिवार्य किया गया है? थर्ड पार्टी बीमा। थर्ड पार्टी बीमा है आपका धारा 140। ठीक है, बीमा संबंधी प्रावधान कौन से अध्याय में है जी? बीमा संबंधी प्रावधान पूछ सकता है ना। अध्याय 11। अध्याय 11। अध्याय 11 में है क्या? बीमा संबंधी प्रावधान। इसमें धारा 140 में बोला है कि हर वाहन का, चाहे वो कोई भी वाहन हो, चाहे वो बाइक हो, चाहे कोई भी वाहन हो, सबका कंपलसरी कौन सा बीमा होना चाहिए? थर्ड पार्टी बीमा होना चाहिए। बीमा दो प्रकार का होता है, फर्स्ट पार्टी और थर्ड पार्टी। फर्स्ट पार्टी बीमा में जो दुर्घटना में घायल हुआ उसको भी पैसा मिलेगा और जिसकी गाड़ी टूटी फूटी उसको भी पैसा मिलेगा। थर्ड पार्टी बीमा में केवल जो दुर्घटना में घायल होता है उसको पैसा मिलता है। तो थर्ड पार्टी बीमा कंपलसरी होना चाहिए धारा 100 किसके तहत? 40 के तहत। धारा 100 सॉरी धारा 146 है जी, धारा 146 है, मैं 40 बोल दिया, धारा 146 है। धारा 146 के तहत थर्ड पार्टी बीमा कंपलसरी होना चाहिए। धारा 140 भी इंपॉर्टेंट है, किस चीज का है देखेंगे। ठीक है, थर्ड पार्टी बीमा में मुआवजा किसको मिलता है? पीड़ित को मिलता है। ठीक है, मुआवजा कौन देगा? अगर बीमा रहेगा तो मुआवजा देगा कौन? बीमा कंपनी। नहीं रहेगा तो कौन देगा? मालिक को देना पड़ेगा। और हिट एंड रन का मामला हो गया तो मुआवजा कौन देगा? सरकार देगी। ठीक है, धारा 140 है क्या आपका? नो फॉल्ट लाइबिलिटी। मैं बोला ना इंपॉर्टेंट है, नो फॉल्ट लाइबिलिटी धारा 140। और धारा 161 है आपका हिट एंड रन का मामला। तो 146 में बोला गया है थर्ड पार्टी बीमा। और थर्ड पार्टी बीमा अगर आपकी गाड़ी में नहीं है तो आपको चालान होगा। कितना? 2,000 रुपए चालान होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मोटर वाहन के बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। मोटर वाहन अधिनियम के तहत स्वर्णिम घंटा, गोल्डन आवर और गुड समेरिटियन पढ़े हैं। गुड समेरिटियन वो अच्छा आदमी है जो दुर्घटनाग्रस्त आदमी को रोड से उठाकर प्राथमिक इलाज के लिए ले जाया जाता है। ठीक है, और गोल्डन आवर दुर्घटना के बाद पहला घंटा, है ना। पहले घंटे में अगर आदमी पहुंच गया अस्पताल तो उसकी जिंदगी बढ़ जाएगी। और गोल्डन आवर में अगर वो ट्रामा सेंटर में जाता है तो कैशलेस इलाज होगा। ठीक है, ये सब बताया गया है। तो क्या है वाहन अधिनियम? क्या है? स्वर्णिम घंटा का अर्थ क्या है? एक दर्दनाक चोट के बाद के पहले घंटे की अवधि। गुड समेरिटियन कौन है? वो अच्छा आदमी जो रोड से उठाकर घायलों को इलाज के लिए ले जाएगा। परिवहन वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की आयु क्या है जी? आयु धारा 4। धारा 4 में बताया गया है कौन गाड़ी चला पाएगा, 4 चक्का गाड़ी कौन चला पाएगा, है ना। सामान्य वाहन के लिए 18 वर्ष। कितना? सामान्य वाहन के लिए 18 वर्ष, है ना। 20 वर्ष किसके लिए? भारी वाहन के लिए, परिवहन वाहन के लिए।
16 वर्ष 16 प्लस किसके लिए? 50 सीसी के वाहन के लिए। ये धारा 4 में बताया गया है। भारी वाहन बोल रहा है तो 20 वर्ष। देखिए, किसी भी आदमी को डायरेक्ट भारी वाहन का लाइसेंस नहीं मिलेगा। सबसे पहले उसके पास सामान्य वाहन चलाने का लाइसेंस होगा 1 साल तक, तब उसको भारी वाहन का क्या मिलेगा? लाइसेंस मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। मोटर वाहन अधिनियम 88 के अनुसार शिक्षार्थी लाइसेंस की वैधता कितने में होती है ना? लर्निंग लाइसेंस का ड्यूरेशन कितना होता है, वैलिडिटी कितना होता है? 6 महीना। इसमें आपको मैं बताता हूं, धारा 7 बोलता है, धारा 7 बोलता है लर्निंग लाइसेंस की प्रक्रिया, है ना? और धारा 8 बोलता है, धारा 8 बोलता है लर्निंग लाइसेंस का आवेदन और जारी करना जाना। ये प्रक्रिया नहीं जी, लर्निंग लाइसेंस की शर्तें और प्रक्रिया और आवेदन धारा 8 में। तो धारा 8 के अनुसार आपको लर्निंग लाइसेंस मिलता है कितने माह के लिए? 6 माह के लिए। 6 माह के भीतर आपको क्या करना है? लर्निंग लाइसेंस से स्थायी लाइसेंस बनवाना है। और लर्निंग लाइसेंस जारी होने के कितने समय बाद स्थायी स्थायी लाइसेंस के लिए आवेदन किया जा सकता है? 1 माह बाद। और अधिकतम कितने समय तक? 6 माह तक। 6 माह तक वैलिडिटी होती है। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। बिना परमिट गाड़ी चलाना किस धारा के तहत दंडनीय अपराध है? देखिए, हर गाड़ी का जो भारी और मालवाहक गाड़ियां होती है, बस होती है, उसका एक परमिट होता है। परमिट मतलब उसका रास्ता डिसाइड होता है कि आपको इसी रास्ते में चलना है, कहीं से भी नहीं जा सकता वो, तो आपको परमिट मिलता है। और बिना परमिट के अगर गाड़ी चलाएंगे तो कौन से धारा के तहत जुर्माना होगा? धारा 192 ए के तहत, धारा 192 ए के तहत। ठीक है, कितना? 10,000 रुपए जुर्माना, 10,000 रुपए जुर्माना। देखिए धारा 66, धारा 66 बोलता है परमिट आवश्यक है ना? धारा 66 बोलता है गाड़ी के लिए परमिट आवश्यक है। अगर धारा 66 का आप पालन नहीं करोगे तो उल्लंघन किसमें है? धारा 192 ए में। बिना परमिट के गाड़ी चलाने पर 10,000 जुर्माना है। ठीक। मोटर वाहन अधिनियम में कुल कितनी बार संशोधन हो चुका है? पहली क्लास का पहला लेक्चर। ठीक है, मोटर वाहन अधिनियम में अब तक 5 बार संशोधन हो चुका है। कितनी बार? 5 बार। मोटर वाहन अधिनियम में अब तक 5 बार संशोधन हो चुका है ना? एक 1994 में, फिर 2000 में, फिर 2001 में, फिर 2001 में, फिर 2005 में, फिर 2019 में, है ना? 5 बार संशोधन हो चुका है। 1994, 2000, 2001, 2015, 2015 और 2019। दो हजार 2019, चलो 5 बार संशोधन हो चुका है। मोटर वाहन अधिनियम में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? आपको पता है मोटर वाहन अधिनियम में 14 अध्याय, ठीक है, 217 धाराएं और 2 अनुसूची है। ठीक है, प्रथम अनुसूची में क्या है जी? प्रथम अनुसूची में है यातायात चिन्ह, यातायात चिन्ह। और द्वितीय अनुसूची में क्या है? द्वितीय अनुसूची में है मुआवजा। ठीक है, याद रखिएगा कितनी अनुसूची है? 2 अनुसूची है। ठीक, अगला क्वेश्चन। मोटरयान अधिनियम में अधिकरण द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील किस धारा के अंतर्गत कर सकते हैं? अधिकरण द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील किस धारा के अंतर्गत? अब आपको पता है कि भैया MACT का गठन 165, MACT में आवेदन 166 आवेदन, MACT है ना? आदेश, आदेश आपका क्या होगा? 168 में। ठीक है, अब क्या होगा? आदेश मिल गया 168 में। ये आदेश से आप खुश नहीं हो तो कहां अपील कर सकते हो? हाई कोर्ट में अपील कर सकते हो। ठीक है, अधिकरण के खिलाफ कहां, आदेश के विरुद्ध कहां अपील कर सकते हो? हाई कोर्ट में। कितने दिन के भीतर? 90 दिन के भीतर।
अगर आप लेट से अपील कर रहे हो और आपके पास लेट होने का कारण है ना, आप लेट से अपील कर रहे हो, आपके पास लेट होने का कारण है, तो कंसीडर कर लिया जाएगा। ठीक है, कितनी राशि? 25,000। 25,000 या 50% राशि आपको क्या करनी पड़ेगी? डिपॉजिट करनी पड़ेगी। कौन से मामले को ले जा सकते हो? 1 लाख से, 1 लाख से अधिक के मामले की अपील होगी। 1 लाख से अधिक के मामले की अपील होगी, उससे कम के मामले की अपील नहीं होगी। और अपील कौन से धारा के अंतर्गत होगी? अपील होगी धारा 173 के अंतर्गत अपील होगी। ठीक है, धारा 173 के अंतर्गत अपील होगी। नाबालिग व्यक्ति द्वारा दुर्घटना होने पर उसके माता पिता को कितनी वर्ष की सजा दी जा सकती है? ये पूछ रहा है धारा 199A, है ना, किशोरों के संबंध में अपराध। किशोरों के संबंध में अपराध। अगर कोई ऐसा बालक जो वयस्क नहीं है, 18 साल से कम है, अगर वो मोटर व्हीकल एक्ट का कोई कानून तोड़ता है तो उसको तो जुवेनाइल एक्ट में शासित कर देंगे, उसके ऊपर कार्रवाई जुवेनाइल एक्ट के अनुसार होगी। लेकिन उसके माता पिता पर कार्रवाई होगी मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार। माता पिता पर या अभिभावक पर 3 साल की सजा और 25,000 रुपए जुर्माना लगेगा। ठीक है, ये 2019 में जोड़ा गया है ना, नाबालिग किशोरों द्वारा अपराध को 2019 में जोड़ा गया है। कितने वर्ष की सजा होगी उसके अभिभावक को? 3 वर्ष की। और जुर्माना कितना लगेगा? 25,000। ठीक है, अगर कोई नाबालिग गलती करता है तो उसके किसको? पालक को या गाड़ी मालिक को। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मोटर वाहन अधिनियम 1939 किस अधिनियम के स्थान पर आया? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अब आप तो पढ़ लिए, दीपक सर पढ़ाए 2019, उससे ऊपर पहले क्या था? 1988, उससे पहले क्या था? 1939, उससे पहले भी था भैया 1914। जो मोटर वाहन अधिनियम 1914 है, ये क्या था? ये पहले नंबर का था। इसमें बहुत कमियां थी, इसकी कमियों को पूरा कर दिया गया 1939 के अधिनियम में, अंग्रेजों के समय। फिर ये चलते रहा 1988 में इसको बदला गया, फिर इसको फाइनली बदला गया 2019 में, जो अभी चल रहा है संशोधन अधिनियम। ठीक है, तो याद रखना, मोटर वाहन अधिनियम 1914 के बाद क्या आया? 39, 39 के बाद क्या होगा? 88, 88 के बाद क्या आया? 19। तो ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। ठीक है, बिना सीट बेल्ट पहने गाड़ी चलाने पर जुर्माना कितना है भैया? बिना सीट बेल्ट पहने, है ना, बिना सीट बेल्ट पहने अगर गाड़ी चलाओगे तो जुर्माना कितना है? बिना सीट बेल्ट पहने गाड़ी चलाने पर 1,000 रुपए जुर्माना है। कितना? 1,000 रुपए। 194A के तहत। धारा कौन सा? सॉरी 194B, 194B के तहत, 194B के तहत बिना सीट बेल्ट लगाए गाड़ी चलाना, 1,000 रुपए जुर्माना, 194B के तहत। ठीक है, चलो खतरनाक तरीके से वाहन चलाना, मैं बताया अभी धारा। खतरनाक तरीके से वाहन चलाना कौन से धारा के अंतर्गत आता है? धारा 184 के अंतर्गत आता है। खतरनाक तरीके से वाहन चलाना, खतरनाक तरीके से वाहन चलाने में क्या आएगा? सबसे पहले रेड सिग्नल जंप करना। दूसरा, यातायात फ्लो के विरुद्ध, अगर इधर से गाड़ी आ रही है आप उल्टा जा रहे हो, वो भी खतरनाक तरीका है, यातायात फ्लो के विरुद्ध। तीसरा क्या है? मोबाइल फोन बात करते हुए गाड़ी चलाना, खतरनाक में आएगा। चौथा क्या है? खतरनाक तरीके से रश ड्राइविंग करना। ये सब किस में आते हैं? खतरनाक तरीके में। और खतरनाक तरीके की धारा 184। ठीक है, क्या होता है? 5,000 जुर्माना, 5,000 जुर्माना प्लस 6 माह जेल हो सकता है। ठीक, चलिए आखिरी क्वेश्चन। दोस्तों, हमारी संस्था के द्वारा मंडी उप निरीक्षक, शिक्षक भर्ती और उप अंकेक्षक की भी क्लास आयोजित की जा रही है। अगर आप क्लास के संबंध में कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो संस्था के दिए गए नंबर 8770123687 पर संपर्क कर सकते हैं।
सभी एग्जामों के अपने यहाँ टेस्ट सीरीज और कोर्स लॉन्च हो चुके हैं, आप एक बार संपर्क जरूर करिए। ठीक है, मैं यही बोलूंगा दोस्तों, तैयारी करिए, मन से तैयारी करिए, जी जान लगा के तैयारी करिए। ठीक है, अगर हम अच्छा पढ़ाते हैं तो हमसे तैयारी करिए, या जहां अच्छा पढ़ाते हैं वहां से तैयारी करिए, और नहीं भी कर रहे हैं तो यूट्यूब में जितना हो सके अपन तो धूम मचाते ही रहेंगे। बने रहिए योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। चलो अंतिम क्वेश्चन, रजिस्ट्रीकरण का निलंबन किस धारा से संबंधित है? अब आपको बोला गया 39 में, धारा 39 अभी पढ़ के आए हैं ना, बोला गया भैया जो गाड़ी होता है उसका रजिस्ट्रीकरण कराना अनिवार्य है। वही रजिस्ट्रीकरण क्या बनता है? आरसी बुक बनता है, जिसमें आपकी गाड़ी का नंबर वंबर दुनियादारी पूरा बायोडाटा रहेगा। ठीक है, उसको बोल दो गाड़ी का आधार कार्ड। जब तक गाड़ी का रजिस्ट्रीकरण नहीं रहेगा आप उसको सार्वजनिक स्थान पर नहीं चला सकते हो। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि गाड़ी का जो रजिस्ट्रीकरण है वो निलंबित हो जाता है, किस धारा के अंतर्गत होता है वो पूछ रहा है। ठीक है, तो ये होता है धारा 53 के तहत। कौन सा? धारा 53 के तहत, है ना। रजिस्ट्रीकरण का निलंबन किस धारा से संबंधित है? धारा 53 से। ठीक है, अब गाड़ी का रजिस्ट्रीकरण निलंबित क्यों करते हैं? या तो गाड़ी का फिटनेस खराब हो, गाड़ी रोड में चलने लायक ना हो, या तो गाड़ी का रोड में चलना सामाजिक सुरक्षा के लिए खतरा हो, मतलब वो गाड़ी रोड में चलेगी तो नुकसान हो सकता है, या वाहन की स्थिति बहुत खराब हो तो उसका रजिस्ट्रीकरण निलंबित कर सकता है। चलो छत्तीसगढ़ आ गया, छत्तीसगढ़ से बहुत बढ़िया क्वेश्चन आएंगे। ठीक, चलो देख लेते हैं। 30 क्वेश्चन हो गया, शानदार। ठीक है, हाँ, पंचायत प्रमुख और जनजाति। ठीक है, तो हलबा हमको पता है, हलबा का होता है नाइक, हलबा का होता है नाइक, और कोध का होता है स्याना। सियानी बघारते बोलते हैं ना, सियानी बघारते स्याना। ठीक है, बिंजवार का होता है कोटा सागर, और भुजिया का होता है धुधोरीन। ये क्या है? पंचायत प्रमुख। पंचायत को जो प्रमुख होते हैं, बिंजवार का कोटा सागर, भुजिया का धुधोरीन, कोद का स्याना, हलबा का नाई। और इस अनुसार आपका आंसर है आंसर ए। ठीक है, चलिए ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे भैया। चलो, निम्नलिखित में से सत्य कथन की पहचान करिए। नगेशिया जनजाति स्वयं को किसान कहते हैं। ठीक है, इस जनजाति की उप जनजाति सिंदूरिया, तेलहा और धुरिया है। इस जनजाति में वधु मूल्य को खर्ची कहते हैं। बताइए सत्य कथन क्या है? देखिए, है ना, नगेशिया जनजाति स्वयं को किसान कहते हैं, बिल्कुल सही। इस जनजाति की उपजाति सिंदूरिया, तेलहा और धुरिया है। इस जनजाति में वधु मूल्य को खर्ची नहीं कहते, वही मूल्य को कहते हैं बूंदा। क्या कहते हैं? वधु मूल्य को बूंदा, बूंदा कहते हैं। ठीक है, और वधु मूल्य, वधु मूल्य को खर्ची कौन सी जनजाति में कहते हैं? बताइए, वधु मूल्य को खर्ची कौन सी जनजाति में कहते हैं? अगरिया, अगरिया जनजाति में वधु मूल्य को खर्ची कहा जाता है। ठीक है, तो इस हिसाब से ऑप्शन हुआ 1 और 2 सही है। चलो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, कई बार पूछा है। मॉडर्न सिल्ली जलाशय परियोजना कौन सी नदी पर है? मॉडर्न सिल्ली, है ना, कहाँ है? धमतरी में। धमतरी में कौन से है? सिलियारी नदी पर। मॉडर्न सिल्ली बांध कौन सी नदी पर है? सिलियारी नदी पर है। और इसका वर्तमान में नाम क्या है? बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, है ना, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव नाम है इसका। किसका? मॉडर्न सिल्ली डैम का। ठीक है, ये डैम कब बना? ये डैम 1914 से 1923 के बीच बना है। सबसे बड़ी बात, एशिया का पहला साइफन बांध है। क्या है? साइफन बांध है। ठीक है, मिट्टी और रेती मुरुम से बना बांध है ये। मॉडर्न सिल्ली पिकनिक स्पॉट्स है, गए भी होगे, मुरुम सिल्ली बोल देते हैं। कौन सी नदी पर? सिलियारी नदी पर। कहाँ? धमतरी में। नाम क्या है? बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। एशिया का पहला साइफन बांध है, मतलब जब इस बांध में पानी बढ़ता है ना तो गेट खोलने की जरूरत नहीं है, साइफन अलग अलग जगह से पानी बाहर निकल जाएगा, जिससे बांध में कोई दबाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए ये हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सुमेलित कीजिए। औद्योगिक क्षेत्र वाला क्वेश्चन पूछने लगा है जी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना। जसपुर औद्योगिक, बलौदा बाजार में क्या है? बलौदा बाजार में है अवरेठी। बलौदा बाजार में क्या है? अवरेठी। ठीक है, जसपुर में क्या है? बनगांव।
औद्योगिक क्षेत्र। बिलासपुर में क्या है? सिलपहरी। रायपुर में क्या है? सिलतरा सबसे बड़ा। और ये जो बिलासपुर का सिलपहरी है ना, ये स्पंज आयरन उद्योगों का, कौन सा? स्पंज आयरन उद्योगों का क्या है? औद्योगिक क्षेत्र है। ठीक है, जसपुर का बनगांव, बलौदा बाजार, औरेठी, बिलासपुर सिलपहरी, रायपुर सिलतरा। बिलासपुर में सिरकिट्टी भी आ जाता है। ठीक है, क्या होगा ऑप्शन? इस हिसाब से ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। ठीक है, बिरकोनी, बिरकोनी हमेशा पूछता है। बिरकोनी कहाँ है? महासमुंद में, औद्योगिक क्षेत्र बिरकोनी। छत्तीसगढ़ में निम्न में से किस जगह पर हीरा पाया जाता है? आपको पता है हमारे यहाँ हीरा के लिए एक बहुत फेमस स्थान है, कौन सा है? वो है गरियाबंद। गरियाबंद में कहा? पाइली खंड। गरियाबंद का क्या? पाइली खंड, वहां पाया जाता है आपका हीरा। ठीक है, और गरियाबंद के सेनमुड़ा में क्या पाया जाता है? अभिशप्त रत्न, कोरंडम, कोरंडम। हाँ, देख लीजिएगा, हीरा कहाँ पाया जाता है? गरियाबंद। गरियाबंद के कहा? पाइली खंड और जांगड़ा एवं टेम्पल क्षेत्र। जगह का नाम याद रखिएगा, गरियाबंद के कहा? पाइली खंड, जांगड़ा एवं टेम्पल क्षेत्र में हीरा पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन से चट्टानों से क्या क्या निकलता है? कौन से चट्टानों से क्या क्या निकलता है? अपने को पता है कडप्पा से चूना पत्थर निकलता है। छत्तीसगढ़ का जो मैदान है जिसकी आकृति पंखाकार है, वो कडप्पा शैल समूह से बना है। और हमारे छत्तीसगढ़ के मैदान में चूना पत्थर की बहुत ज्यादा है, इसीलिए बलौजा बाजार रायपुर में बड़े बड़े सीमेंट फैक्ट्री है। ठीक है, उसके बाद धारवाड़ के कैसेराइट से टीन निकलता है। धारवाड़ समूह का ही है क्या? कैसेराइट। कैसेराइट से क्या निकलेगा? टीन निकलेगा। ठीक है, दक्कन ट्रैप, दक्कन ट्रैप के क्या निकलता है? बॉक्साइट। ठीक है, दक्कन ट्रैप से। और आर्कियन से क्या निकलता है? ग्रेनाइट और नीस। ठीक, तो ये याद रखिएगा, धारवाड़ समूह के ही उसी प्रजाति के कैसेराइट से टीन निकलता है। टीन अपने आप दंतेवाड़ा से निकलता है, दंतेवाड़ा में सबसे ज्यादा है टीन। ठीक है, भारत का एकमात्र टीन उत्पादक राज्य हम ही है, छत्तीसगढ़। सामरिक महत्व की धातु है टीन। ठीक, कडप्पा से क्या निकलता है? चूना पत्थर। आर्कियन से नीस, दक्कन ट्रैप से बॉक्साइट। तो इस अनुसार आपका आंसर हो गया क्या? आंसर ए। छत्तीसगढ़ में वर्षा संबंधी कौन सा कथन सत्य है? बताइए, कौन सा कथन सत्य है? जसपुर समरीपाट प्रदेश में मानसून की अरब सागर वाली शाखा से वर्षा होती है। ठीक है, बिल्कुल सही है। याद रखना, बहुत ज्यादा वर्षा होती है हमारे यहाँ जसपुर में, बस्तर साइड में। तो जसपुर में देखो, दक्षिण पश्चिम मानसून की दो शाखा है, अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा। हमारे यहाँ अधिकांश वर्षा बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है, लेकिन कुछ स्थानों पर अरब सागर शाखा से भी वर्षा होती है, जिसमें जसपुर समरीपाट प्रदेश महत्वपूर्ण है ना। मैकल श्रेणी का पूर्वी भाग वृष्टि छाया वाला क्षेत्र है, बिल्कुल सही। हमारे यहाँ राजनांदगांव के उस पार मैकल श्रेणी है, और वो मैकल श्रेणी क्या है? वेनगंगा और शिवनाथ नदी के बीच जल विभाजक है। तो मैकल श्रेणी का जो खासकर इलाका है कवर्धा का, वो वृष्टि छाया क्षेत्र है। क्यों? क्योंकि पहाड़ के कारण इस पार वर्षा नहीं हो सकती। वर्षा मध्य जून से सितंबर तक चलती, 16 जून तक हमारे यहाँ आता है वर्षा, और सितंबर अक्टूबर तक चलता है, ये भी सही है। तो तीनों कथन उपरोक्त में सही है। ठीक है, चलिए, छत्तीसगढ़ में वार्षिक वर्षा के वितरण से संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? अधिकतम वर्षा जसपुर, उत्तर रायगढ़, दंतेवाड़ा जिले में होती है, बिल्कुल सही। जसपुर साइड ज्यादा पानी गिरता है। ठीक है, कोरिया, कोरबा, रायपुर, कवर्धा जिलों में अपेक्षाकृत कम वर्षा होती है, ये भी सही है। सरगुजा, महासमुंद, धमतरी जिलों में मध्यम वर्षा होती है, ठीक है। बस्तर, चांपा, दुर्ग, राजनांदगांव जिलों में अल्प वर्षा होती है, गलत। क्यों? क्योंकि बस्तर में बहुत ज्यादा वर्षा होती है ना। तो कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी चौथा सही नहीं है। ठीक है, चलो, रायपुर में आधुनिक परीक्षा केंद्र के लिए छत्तीसगढ़ के बजट में कितने करोड़ का प्रावधान किया गया है ना? आधुनिक परीक्षा केंद्र के लिए
कितने करोड़ का प्रावधान किया गया है बजट में? 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। आधुनिक परीक्षा केंद्र बनाना है, ठीक है। प्रदेश में मुख्यमंत्री द्वारा कब सरगुजा ओलंपिक व तिलहन किसान मेले का शुभारंभ किया गया? सरगुजा ओलंपिक का, ठीक है, जैसे बस्तर ओलंपिक चलता है वैसे सरगुजा ओलंपिक भी हुआ। कब? 21 मार्च 2026 को सरगुजा ओलंपिक व तिलहन किसान मेले का शुभारंभ हुआ। करेंट अफेयर्स है, आपको इसको अच्छे से पढ़ना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, 3-4 बार तो क्वेश्चन पूछ ही चुका है। हाल ही में भारत का पहला एआई डेटा सेंटर कौन से स्थान पर बनकर तैयार हो गया है? एआई डेटा सेंटर कहाँ बना है जी? हमारे यहाँ एआई डेटा सेंटर बना है नया रायपुर में। कहाँ बना है? नया रायपुर में एआई डेटा सेंटर बना है, ठीक है। इसके मैं बता दूं, भारत का पहला एआई डेटा सेंटर है, कौन कंपनी ने बनाया है? रैगबैक कंपनी ने बनाया है, रैगबैक डेटा सॉल्यूशन कंपनी ने बनाया है, ठीक है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला एआई सेज, AISEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, एआई सेज, भारत का पहला एआई सेज कहां? नया रायपुर में ही घोषित किया गया है। कहां? एआई डेटा सेंटर में। एआई डेटा सेंटर लगभग 13.5 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें 6 एकड़ में क्या बनाया गया है? एआई सेज बनाया गया है, एआई सेज बनाया गया है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। देखिए हमारे यहां सोलर का सेज राजनांदगांव में है, एआई का सेज नया रायपुर में है डेटा सेंटर में, ठीक है। चलिए, वन आवरण की दृष्टि से राज्य का देश में कौन सा स्थान है? वन आवरण की दृष्टि से, है ना, वन आवरण की दृष्टि से आपको पता है छत्तीसगढ़ राज्य का तीसरा स्थान है। वन आवरण और वृक्ष आवरण की दृष्टि से छत्तीसगढ़ में राज्य का तीसरा स्थान है, और वन क्षेत्र में हमारा चौथा स्थान है, वन आवरण पे तीसरा है। छत्तीसगढ़ में खेलो इंडिया ट्राइबल गेम में कितने खेल शामिल है ना? खेलो इंडिया ट्राइबल गेम में छत्तीसगढ़ के 2 खेल शामिल है, प्रदर्शनी खेल में मलखंब और कबड्डी शामिल है, ठीक है। करेंट अफेयर्स है, वित्तीय वर्ष 25-26 में कुल राजस्व प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? राजस्व प्राप्ति में पिछले वर्ष की तुलना में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है? कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है? अनुमानित है कितनी प्रतिशत? 16.34% राजस्व प्राप्ति में वृद्धि होगी, ऐसा माना गया है। बजट से है आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में, है ना, जीएसडीपी स्थिर भाव में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत आ गई है? यह हमेशा पूछता है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी किसमें? जीएसडीपी में कितना है हमारे यहाँ कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी, है ना, 17.80%, 17.80%। अब इसको डिटेल में अभी नहीं बता सकता, बहुत समय लगेगा। हमारे यहाँ जो भी सकल उत्पादन हुआ है उसमें 17.80% उत्पादन कृषि क्षेत्र से है, ठीक है। चलिए, कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी 17.80% किसमें? स्थिर भाव में, ठीक। चलो, राज्य में जीएसडीपी में प्रचलित कीमतों पर पूछ दिया, स्थिर नहीं है यहाँ, प्रचलित कीमतों पर 25-26 में उद्योग क्षेत्र की भागीदारी कितनी प्रतिशत है ना? उद्योग क्षेत्र की भागीदारी प्रचलित कीमतों पर है 46.59%। राज्य के जीएसडीपी में प्रचलित कीमतों पर 2025-26 में उद्योग क्षेत्र की भागीदारी कितने प्रतिशत है? 46.59, है ना। इसको बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी, क्योंकि ये चालू मूल्य पर है। स्थिर भाव को बोलते हैं रियल जीडीपी, है ना। ओरिजिनल कौन सा है? रियल जीडीपी है। तो यहाँ प्रचलित बोल रहा है नॉमिनल 46.59%। बजट 2026-27 के अनुसार कुल राजस्व व्यय कितना करोड़ रुपए अनुमानित है? राजस्व आय, राजस्व व्यय, राजस्व घाटा निकलता है ना, कितना है ना, बताइए। बजट 2025-26 के अनुसार कुल राजस्व व्यय कितना करोड़ रुपए अनुमानित है भाई? कुल राजस्व व्यय है आपका 24,000 करोड़, नहीं, 1,45,000 करोड़ रुपए है राजस्व व्यय, 1,45,000 करोड़ रुपए। बजट 2026-27 के अनुसार कुल राजस्व व्यय कितना है? 45,000, 1,45,000 करोड़ रुपए। बजट 2026-27 के अनुसार केंद्र प्रायोजित योजना व्यय कितना करोड़ रुपए अनुमानित है?
केंद्र प्रायोजित योजना में कितना करोड़ रुपए जाएगा? हमारा कितना जाएगा? 24,000 करोड़ रुपए जाएगा। ठीक है, बजट से तो क्वेश्चन आएगा ही, अच्छे से पढ़ना है। सिंगनपुर गुफा के संबंध में सही तथ्य को चुनिए। सिंगनपुर गुफा के पत्थर के उपकरण प्राप्त हुए हैं। ठीक है, सिंगनपुर गुफा में पत्थर के उपकरण प्राप्त हुए हैं, सही है। सिंघमपुर गुफा चवर ढाल की पहाड़ी पर अवस्थित है, बिल्कुल सही है। 1910 में एंडरसन ने रायगढ़ में सिंगनपुर गुफा की खोज की, बिल्कुल सही है। तीनों कथन सही है सिंगनपुर गुफा के संबंध में, है ना। और सिंगनपुर की गुफा को क्या कहा जाता है? छत्तीसगढ़ का भीम भेटका, छत्तीसगढ़ का भीम भेटका, है ना। किसको कहा जाता है? सिंगनपुर रायगढ़ की गुफा को। ठीक, चलिए निम्नलिखित कथनों को ज्ञान से पढ़िए। प्रागैतिहासिक कालीन सर्वाधिक शैलचित्र रायगढ़ से प्राप्त हुए हैं, बिल्कुल सही। इसीलिए रायगढ़ को क्या बोलते हैं? शैलाश्रयगढ़, है ना, शैलाश्रयगढ़ भी कहा जाता है। ठीक है, सिंघनपुर एवं काबड़ा पहाड़ की गुफा की खोज एंडरसन ने की, ये भी सही है। नहीं, गलत है, गलत है, पहला सही है। प्रागैतिहासिक कालीन सर्वाधिक शैलचित्र रायगढ़ से प्राप्त हुए, सही है। ठीक है, सिंघनपुर एवं काबड़ा पहाड़ की गुफा की खोज एंडरसन ने की थी। सिंघनपुर शैलाश्रय का सर्वप्रथम प्रकाशन 1910 में हुआ। यह गुफा पश्चिम मुखी है, तो इसमें पहला सही है, दूसरा तीसरा चौथा गलत है। पहला सही है, दूसरा तीसरा चौथा गलत है। ठीक, चलो बहुत बढ़िया क्वेश्चन। सबरी नदी छत्तीसगढ़ की दक्षिणी सीमा रेखा बनाती है, बिल्कुल सही। ये उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की दक्षिणी सीमा रेखा बनाती है। कौन? सबरी नदी। सबरी नदी का उद्गम नवंगपुर पर्वत कोरापुट उड़ीसा में होता है, ये भी सही है। अब ये बताओ, इसका उद्गम नवंगपुर कोरापुट उड़ीसा में होने के कारण ही यह दक्षिणी सीमा रेखा बनाती, क्या नहीं? वो तो भैया ढलान के कारण सीमा रेखा बनाती है ना। तो दोनों सही है, परंतु सही व्याख्या नहीं है। देखिए इस क्वेश्चन में, ये देखिए कथन पढ़िए, कथन के बाद ये देखिए कारण। कारण जो है वो कथन से डायरेक्ट रिलेशन में है क्या? अगर डायरेक्ट रिलेशन में होगा तब बोलेंगे कथन कारण सही है और सही व्याख्या करता है। अगर डायरेक्ट रिलेशन में नहीं है तो सही व्याख्या नहीं करेगा। अब देखो, आपका सबरी नदी दक्षिणी सीमा रेखा बनाती है उड़ीसा के साथ, बिल्कुल सही बात है। लेकिन इसका उद्गम उड़ीसा में होना के कारण ही सीमा रेखा बना रही, क्या वो तो ढलान के कारण बना रही है ना, तो सही व्याख्या नहीं करता। ठीक है, सबरी नदी पर कौन सा जलप्रपात है जी? गुप्तेश्वर जलप्रपात है सबरी नदी पर। ठीक है, और सबरी नदी छत्तीसगढ़ की एकमात्र नदी जिसमें जल परिवहन है, सबरी नदी। शिकारी जनजाति का परंपरागत कार्य क्या है? शिकारी जनजाति, हमारे गांव में बोलते हैं ना शिकारी डेरा। शिकारी जनजाति क्या करते हैं जी? शिकारी जनजाति छीन से चटाई और झाड़ू निर्माण करते हैं। शिकारी जनजाति क्या करते हैं? छीन से चटाई और झाड़ू का निर्माण करते हैं। जो हमारी पद्म विभूषण कलाकार है ना, माननीय श्री तीजन बाई जी हैं, वो शिकारी जनजाति से ही हैं। ठीक है, पाटन में अटारी में उनके मामा गांव, दादा का गांव था, वहां पहले रहती थी वो। ठीक है, हमको इसलिए पता है क्योंकि हमारा मामा गांव भी अटारी है, शिकारी डेरा, है ना। तो चटाई और झाड़ू का निर्माण करते हैं शिकारी वाले लोग। ठीक, बिल्मा नृत्य, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। बिल्मा नृत्य, बिल्मा नृत्य से संबंधित असत्य कथन की पहचान करिए। यह नृत्य बैगा एवं गोंड जनजातियों द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही। यह नृत्य बैगा और गोंड जनजातियों द्वारा किया जाता है। असत्य कथन की पहचान करिए बोल रहा है, असत्य। देखो ऐसे ही गलती होता है। यह नृत्य बैगा और गोंड जनजाति द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही। इस नृत्य में केवल पुरुष भाग लेते हैं, गलत। बिल्मा नृत्य में महिला भी भाग लेती है, महिला भी भाग लेती है। यह नृत्य दशहरे के समय किया जाता है, बिल्कुल सही। एक गांव से दूसरे गांव जाकर किया जाने वाला नृत्य है, बिल्कुल सही। देखो भैया, बिल्मा नृत्य, बिल्मा का अर्थ क्या होता है समझ लीजिए पहले। बिल्मा का अर्थ होता है क्या? मिलन। बिल्मा का अर्थ होता है मिलन। ठीक है, अब देखो बिल्मा का अर्थ है मतलब मिलन।
एक गांव से दूसरे गांव जाना है और लोगों से मिलना है, प्यार स्नेह बांटना है और नृत्य करना है, इसीलिए बिल्मा नृत्य बोलते हैं। तो एक गांव से दूसरे गांव तो जाएंगे ही। कब जाते हैं? दशहरा में होता है, दशहरा के समय पुरुष और महिला दोनों भाग लेते हैं, ठीक है। और तो गलत क्या होगा? ऑप्शन 2 गलत है, इसमें पुरुष महिला दोनों भाग लेते हैं। हमेशा पूछता है, बिल्मा बैगा अधिकांशता करते हैं। इसके प्रमुख वाद्य यंत्र क्या होंगे? मादर और नंगाड़ा। बिल्मा नृत्य के प्रमुख वाद्य यंत्र क्या है? मादर और नंगाड़ा। ठीक, चलिए ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, केवल 2, अच्छा ऐसा वाला है क्या? तो इसका आंसर होगा केवल 2, केवल 2। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी जनजातियों के विवाह एवं प्रकार अर्थ सुमेलित नहीं है? पैसोतुर, पैसोतुर क्या? बड़ों की सहमति से विवाह। लमसेना, सेवा विवाह। बिल्कुल सही। जब लड़के के पास वधु मूल्य चुकाने के लिए पैसा नहीं होता तो उसके घर जाकर सेवा देता है। गुरावट, विनिमय विवाह सभी जनजाति में होता है ना। मतलब मेरी बहन से वो शादी कर लेगा, उसकी बहन से मैं शादी कर लूंगा। पारिंधन, वधु मूल्य देकर विवाह, धन देकर विवाह, ये भी सही है, ठीक है। पायसोतुर, पायसोतुर का अर्थ क्या होता है मैं बता रहा हूं। पायसोतुर का अर्थ होता है पैर छूकर ले जाना या भगा कर ले जाना। पैर छूकर ले जाना या भगा कर ले जाना, तो इसी को बोलते हैं अपहरण विवाह। क्या? अपहरण विवाह। देखिए जनजातियों में क्या होता था, जब लड़का लड़की शादी करना चाहते थे, घर वाले नहीं मानते थे, तो लड़का भगा के ले जाता था लड़की को। अधिकांशतः कहां से भगा के ले जाता था? बाजार, मेला, हाट, मंदिर से। अब भगा के ले जाने के बाद लड़के वाले के घर वाले लड़की वाले के घर जाते थे और वधु मूल्य चुका देते थे, क्षमा मांगते थे और शादी को पंचायत में क्या करवा लेते थे? वैध करवा लेते थे। तो ये था आपका पैसोतुर, पैर छू कर ले जाना या भगा कर ले जाना, ठीक है। सामान्यतः जब भगा कर ले जाते हैं तो लड़का लड़की दोनों की ही अनुमति होती है, ठीक। चलिए, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? पैसोतुर। पैसोतुर का होता है अपहरण विवाह, ठीक। राज्य के किस जिले में कमार जनजाति के लोग भारी संख्या में रहते हैं? आपको पता है कमार जनजाति रहती है गरियाबंद, गरियाबंद में कमार जनजाति, ठीक है। कमार क्या है? सर्वाधिक गोदना गोदाने वाली जाति। क्या है? सर्वाधिक गोदना गुदवाने वाली जनजाति, गुदवाने वाली। और सर्वाधिक गोदना प्रिय, सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति, गोदना प्रिय जनजाति है बैगा, है ना। त्रिभुजाकार गोदना गुदवाते हैं माथे में बैगा लोग। तो पूछेगा सर्वाधिक गोदना गुदवाने वाली जनजाति कमार, सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति बैगा, सर्वाधिक गोदना गोदने वाली जाति ओझा और कुंजर, ठीक है। चलिए, सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण का क्षेत्र है। मतलब सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण में कौन कौन से क्षेत्र शामिल है? कौन कौन से क्षेत्र शामिल है? ठीक है, केवल 1 और 2। 1 और 2 में क्या आएगा? सरगुजा में सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, रामानुजगंज, जसपुर, कोरिया, है ना। मतलब सरगुजा संभाग आएगा पूरा उसमें, ठीक है। चलिए, जनजाति उपयोजना निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी? तो जनजाति उपयोजना कौन से पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी? आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना में, है ना। 5वीं पंचवर्षीय योजना में जनजाति उपयोजना प्रारंभ की गई थी, 5वीं पंचवर्षीय योजना। इसी समय कहा गया था गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। चलो, निम्नलिखित कथन को पढ़िए। इस राज्य में बस्तर की जनजातियों का प्रमुख लोकनाट्य भतरा है ना। बस्तर जनजाति का प्रमुख लोकनाट्य भतरा है। देखो ये जो भतरा होते हैं ना, ये सेवक का कार्य करते हैं, ठीक है। ये काकती वंश के राजा अन्नम देव के साथ वारंगल से छत्तीसगढ़ आ गए थे, है ना। बेसिकली छत्तीसगढ़ की जनजाति थी, लेकिन कहा राजा अन्नम देव के साथ छत्तीसगढ़ आ गए और छत्तीसगढ़ में रहने लगे। तो इन लोग का जो नाच होता है वो होता है भतरा नाट। तो भतरा नाट में जो उड़ीसा से छत्तीसगढ़ आए हैं इन लोग, तो भतरा नाट में उड़ीसा का प्रभाव दिखता है, उड़ीसा बोली उड़ीसा टोन का प्रभाव दिखता है, इसलिए उड़िया नाच भी बोल देते हैं। भतरा नाट में क्या होता है?
भतरा नाट्य में क्या होता है, केवल पुरुष ही भाग लेते हैं, इसमें महिलाएं नहीं होती, इसमें महिलाओं के किरदार को भी पुरुष ही निभाते हैं, ठीक है। और पुरुष लोग विशेष प्रकार का मुखौटा पहनते हैं, इसलिए मुखौटा नृत्य भी बोल दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद भतरा नाट्य में पौराणिक कथा, महाभारत और रामायण की कथाओं को दिखाया जाता है, वीरता, साहस, प्रेम के लिए, ठीक है। तो कौन कौन सा सही है, इस राज्य में बस्तर की जनजातियों का प्रमुख नाट्य क्या है, भतरा नाट्य। भतरा जनजाति कौन है, काकती वंश के राजा अन्नम देव के साथ वारंगल उड़ीसा से छत्तीसगढ़ आ गए थे, तो इनका जो नाट्य है उसको भतरा नाट्य या उड़िया नाट्य कहते हैं। इसमें उड़ीसा की प्रभाव दिखाई देता है। इसके लोग मुखौटा पहन के नाचते हैं, तो मुखौटा भी बोल दिया जाता है। इसमें महिलाएं नहीं नाचती हैं, केवल पुरुष नाचते हैं। और इसका विषय होता है पौराणिक कथाएं, महाभारत और रामायण की कथाएं। तो कौन सा सही है, 1 और 2 सही है, केवल 1 और 2 सही है। माटी त्योहार कई बार पूछा गया है, माटी त्योहार किस संभाग में मनाया जाता है, बस्तर संभाग में। माटी त्योहार किस संभाग में मनाया जाता है, बस्तर संभाग में, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रवर सेन वाकटाक वंश से है ये क्वेश्चन, वाकाटक वंश से। प्रवर सेन द्वितीय के बचपन का नाम दामोदर सेन था, बिल्कुल सही, प्रवर सेन द्वितीय के बचपन का नाम दामोदर सेन था। इसके शासनकाल में प्रसिद्ध कवि कालिदास आए थे, बिल्कुल सही, इसी के शासनकाल में प्रसिद्ध कवि कालिदास आए थे और सरगुजा की यात्रा की, रामगढ़ की गुफा को, और उसको स्वर्ग का द्वार कहा, ठीक है। सेतु बन या रावण हो नामक पुस्तक की रचना दिवाकर सेन ने की, ये गलत है, ठीक है। दिवाकर सेन दामोदर सेन का बड़ा भाई था, ये सही है। तो कौन सा सही है, 1 2 4 सही है, 1 2 4 सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, सही विकल्प चुनिए। 1946 के चुनाव में मध्य प्रांत एवं बरार विधानमंडल में कांग्रेस को 112 में से 84 सीटें प्राप्त हुई, बिल्कुल सही। अप्रैल 1946 में पंडित रविशंकर शुक्ल ने दूसरी बार मध्य प्रांत एवं बरार के मुख्यमंत्री की शपथ ली, दोनों सही है, ठीक है। क्या है, दोनों कथन सही है। दोनों कथन इसलिए सही है क्योंकि एक बार 1937 में बने मंत्रिमंडल किसके, BN खरे के मंत्रिमंडल में पहले शिक्षा मंत्री बने, फिर उन्होंने त्याग पत्र लिया तो मुख्यमंत्री बने कौन, पंडित रविशंकर शुक्ल। उसके बाद 1946 के चुनाव में बने, ठीक है। चलिए 2 बार बने, है ना, 112 में 84 सीटें प्राप्त हुई, ठीक है, दोनों सही है। चलो, बिलासपुर जिले में असहयोग आंदोलन का प्रारंभ रतनपुर से हुआ, आंदोलन का नेतृत्व सदाशिवराव हरपाल नामक युवक ने किया, ठीक है, सही है। 7 फरवरी 1921 को रायपुर में गांधी चौक पर पंडित रविशंकर शुक्ल और नारायण राव मेघावले ने मद्य निषेध कार्यक्रम गंभीरता से चलाने का आह्वान किया, ये भी सही है। पर ये दोनों में कोई लिंक है क्या, नहीं है भैया। तो क्या है, दोनों सही है पर सही व्याख्या नहीं है, दोनों सही है पर सही व्याख्या नहीं है। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने वकालत की त्याग किया था, असहयोग आंदोलन के दौरान, ठीक है। दुर्ग से रत्नाकर झा, है ना, उसके बाद बिलासपुर से या रायपुर से तिवारी जी थे, DK मेहता थे, श्रीवास्तव से, सभी ने वकालत छोड़ी थी। असहयोग आंदोलन 1920-21 के दौरान सबने वकालत का त्याग किया था, ठीक है। चलो ठीक है दोस्तों, अगर कोर्स के बारे में जानकारी चाहिए तो आप संपर्क कर सकते हैं, देख सकते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने 15 अप्रैल 1930 को रायपुर में नमक कानून भंग किया था, है ना। देखिए 15 अप्रैल 1930 को रायपुर में पंडित रविशंकर शुक्ल के नेतृत्व में महाकौशल राजनीतिक सम्मेलन में, कहा, महाकौशल राजनीतिक परिषद के सम्मेलन में, है ना, पंडित रविशंकर शुक्ल ने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडा से क्या बनाया, नमक बनाया और नमक कानून तोड़ा। सविनय अवज्ञा आंदोलन में आपको पता है ना, 6 अप्रैल को, 12 मार्च से 6 अप्रैल, ऐसा ही कुछ था, 78 दिन, है ना। चलो जब भी देख लेना, मैं डेट भूल रहा हूं, ठीक। गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था,
तो वैसे ही हर जगह क्या किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन मिला। तो हमारे यहाँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडा मिलाकर नमक कानून तोड़े थे पंडित रविशंकर शुक्ल थे, है ना, महंत लक्ष्मी नारायण दास थे, गोविंद दास थे और द्वारिका प्रसाद मिश्र थे। चारों ने मिलकर रायपुर में, कहा, महाकौशल राजनीतिक सम्मेलन में। छत्तीसगढ़ में निम्न स्थानों पर 1930 में जंगल सत्याग्रह हुआ। कहां कहां पर जंगल सत्याग्रह हुआ? गाटा सिल्ली में हुआ, हाँ भाई गाटा सिल्ली में हुआ। कब हुआ? जून 1930। जून 1930। कहाँ है? धमतरी में। घरघोड़ा में नहीं हुआ था, रुद्री नवा गांव में हुआ। रुद्री नवा गांव में हुआ, ठीक है। कब? 23 अगस्त। 23 अगस्त 1930 में रुद्री नवा गांव में हुआ। कहाँ है ये? धमतरी में। उसके बाद तमोरा में हुआ। तमोरा में हुआ 9 सितंबर। 9 सितंबर 1930 को। कहा? महासमुंद में। ये तीनों जगह हुआ था। तो 1 3 4, 1 3 4, 1 3 4 में 1930 में जंगल सत्याग्रह। जो जंगल सत्याग्रह थे, छत्तीसगढ़ में अधिकांश जंगल सत्याग्रह सविनय अवज्ञा आंदोलन के हिस्सा थे। डायरेक्ट पूछता है, ठीक है। तो गाटा सिल्ली जंगल सत्याग्रह धमतरी में हुआ था जून 1930 में। रुद्री नवागांव 23 अगस्त 1930 धमतरी में। तमोरा 9 सितंबर 1930 महासमुंद में। ये तमोरा में बालिका दयावती का शौर्य। किसका? बालिका दयावती का शौर्य, ठीक है। 14 साल की बालिका ने एक अंग्रेज अधिकारी को झापड़ मारा था। तमोरा, तमोरा से तमाचा याद रखिए। और एक हुआ था आपका लभरा। लभरा भी पूछता है। लभरा हुआ था 8 अगस्त। लभरा हुआ था 8 अगस्त 1930 को। कहा? महासमुंद में। महासमुंद में दो हुआ था, तमोरा और लभरा, ठीक है। जिसमें तमोरा में बालिका दयावती का शौर्य फेमस है, ठीक है। रायपुर में पेशावर दिवस का आयोजन कब किया गया था? रायपुर में पेशावर दिवस का आयोजन कब किया गया था? 29 जनवरी 1932 को, ठीक है। पेशावर में, है ना, कौन? सीमांत गांधी, खाल अब्दुल गफ्फार खान ने आंदोलन किया। उसी आंदोलन से प्रेरित होकर यहां भी आंदोलन किया गया था, पेशावर दिवस का आयोजन किया गया था 29 जनवरी 1932 को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बड़ा क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिए। कौन सा घटना कब हुआ? विचार करिए, करिए भैया विचार। करिए विचार। चलो, ऐसे क्वेश्चन में जो पहले पता है उसको पहले लिख लो। सरल सरल लिख लेते हैं। हमको पता है रतनपुर की स्थापना 1050 में हुई थी। रतनपुर की स्थापना 1050 में हुई थी, ठीक है। 1741 में भास्कर पंत ने आक्रमण किया, ठीक है। परलकोट 20 जनवरी, कब? 20 जनवरी 1824 में, परलकोट के जमींदार। हलवा विद्रोह ये तो 1774 है, ठीक है, ये पता है। सिपाही विद्रोह जनवरी 1900, जनवरी 1858 है, हाँ, जनवरी 1858 है, ठीक है। मुरिया विद्रोह, मुरिया विद्रोह आपका है 1876। कब? 1876। लो, लगभग सभी याद है। वीर नारायण सिंह को फांसी 10 दिसंबर 1857, जय स्तंभ चौक। अब देखो, सबसे पहले क्या हुआ है? 1700 है, 1800 है, 1800 है, 1700 है, 1800, 1800, 1050। सबसे पहले छठवा, तो ये देखो पकड़ा गया छठवा। छठवा के बाद चौथा 1741, 1774, 1818, 1741 छत्तीसगढ़ में मराठों का आक्रमण, ठीक। फिर पहला 1774, है ना। फिर दूसरा सिपाही, फिर हाँ 1824, फिर सातवां फांसी, फिर तीसरा, फिर मुड़िया, हाँ ठीक है, ऑप्शन बी। भैया पूरा याद होना चाहिए, ठीक है।
दीवान गोपीनाथ कपड़दार के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? 1967 में भैरम देव द्वारा दीवान नियुक्त किया गया, ठीक है। बस्तर विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, गलत भैया, इसी के कारण तो मुरिया विद्रोह हो गया था जी। 1976 में बस्तर के विद्रोह का प्रमुख कारण बना, हाँ, क्या? अंग्रेजों की ऑटोक्रेसी नीति और गोपीनाथ कपड़दास को दीवान बनाना। राजा भैरम देव ने अपना शासन सौंप दिया था, बिल्कुल सही। तो इसमें क्या सही नहीं है? ऑप्शन बी सही नहीं है भैया, ये नहीं था अच्छा, ठीक है। छत्तीसगढ़ में प्रारंभ होने वाले किसान आंदोलन को प्रारंभ से अंत तक क्रम में लगाइए। प्रारंभ से अंत तक। कांडेल नहर सत्याग्रह कब हुआ था जी? जुलाई 1920। महात्मा गांधी कब आए थे? 20 दिसंबर 1920। जुलाई 1920 कांडेल नहर सत्याग्रह। डोंडी लोहारा किसान आंदोलन 1937 नरसिंह प्रसाद अग्रवाल। सेवता ठाकुर बेगार प्रथा का अंत, सेवता ठाकुर बेगार प्रथा का अंत राजनांदगांव 1879 राजनांदगांव में, ठीक है। तो अब देख लो कौन सा पहले आएगा। चौथा, ए में चौथा, फिर 1937, फिर कुसुम कसा में विसार, फिर सेवता ठाकुर 1800, हाँ, फिर जुलाई 1920, फिर 1937, फिर डी, ठीक है। ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। क्यों? क्योंकि सेवता ठाकुर द्वारा बेगार प्रथा का अंत कहाँ, बेगार के खिलाफ आयोजन आंदोलन कहाँ हुआ था जी? राजनांदगांव रियासत में। कहाँ हुआ था? राजनांदगांव रियासत में, ठीक है, 1879 में। उसके बाद आपका कांडेल नहर सत्याग्रह हुआ जुलाई 1920 में। फिर डोंडी लोहारा किसान आंदोलन नरसिंह प्रसाद अग्रवाल, ठीक है, 1937 में। फिर उसके बाद कुसुम कसा में विराट किसान सभा, ऑप्शन बी। अगस्त 9 अगस्त 1942 को छत्तीसगढ़ के रायपुर में निकले विशाल जुलूस को नियंत्रित करने वालों में निम्नलिखित में कौन नहीं था? ठीक है, तो रणवीर सिंह शास्त्री, जयनारायण पांडे, इन लोग तो सबसे ज्यादा थे, ठीक, ये दो तो पता है हमको। रणवीर सिंह शास्त्री, जयनारायण पांडे, इन लोग तो थे। कमल नारायण शर्मा भी थे, कौन नहीं थे? वामन राव लाखे नहीं थे, ये याद रखिएगा, ठीक है। जब ऑपरेशन जीरो आर हुआ और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, तो जो छोटे नेता थे उन लोगों ने आंदोलन संभाला और क्या किया? रायपुर में विशाल जनसभा, विशाल रैली निकाला। उस रैली में प्रमुख रूप से थे कौन? जय नारायण पांडे और रणवीर सिंह शास्त्री, ठीक है, और कमल नारायण शर्मा। वामन राव लाखे नहीं थे, वामन राव लाखे नहीं थे, ठीक है। चलिए, सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता 2025 में महिला डबल्स का खिताब किस जोड़ी ने जीता? किसने जीता है? ये जीता है आपका त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद्र ने, ठीक है। कौन सा? सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता 2025 में महिला डबल्स का खिताब किसने जीता? त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने। पूछेगा सुल्तान अजलन शाह हॉकी कप, पूछता है कौन सा कप है? अजलन शाह हॉकी कप है। सुल्तान अजलन शाह हॉकी कप 2025 का खिताब किसने जीता? किसने जीता है? बेल्जियम ने। सब करेंट अफेयर्स है। ठीक, टेनिस ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 बोल रहा है, किसने जीता है? एलेना रैबाकिना, ठीक है, किसने जीता है? एलेना रैबाकिना, एलेना रैबाकिना ने जीता है, ठीक है। अपर पेन गंगा परियोजना महाराष्ट्र के किस नदी पर है? अब जाहिर सी बात है, नाम ही दे दिया है, पेन गंगा परियोजना महाराष्ट्र की किस नदी पर है? पेन गंगा नदी पर, ठीक है। चलो
आगे बढ़ते हैं। स्वर्ण रेखा नदी पर निर्मित चांडिल बांध का निर्माण किया गया है। चांडिल बांध स्वर्ण रेखा नदी पर है। कहां पर है? रायकेला और खरसावा गांव में। कहां है? रायकेला और खरसावा गांव में। स्वर्ण रेखा नदी के किनारे कौन सा शहर है? जमशेदपुर। जमशेदपुर है। टाटानगर। स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी में कौन सा जलप्रपात है? हुंडरू जलप्रपात। ये भी पूछता है। स्वर्ण रेखा नदी में कौन सा जलप्रपात है? हुंडरू जलप्रपात। ठीक है। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी थी? कई बार पूछा है। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, तो भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना थी आपकी दामोदर नदी घाटी परियोजना 1948 में। कहा? दामोदर नदी पर, है ना। कोनार, पंचेत, तिलैया, बराकर और मैथान, 5 नदियां। कोनार, पंचेत, तिलैया, बराकर और मैथान, दामोदर घड़ी नदी घाटी परियोजना 48 में। कौन सी नदी घाटी परियोजना पर आधारित थी ये अमेरिका की टेनीसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित थी। ये भी पूछा जाता है। अमेरिका की टेनीसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित थी, पश्चिम बंगाल में। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, याद रखिए। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है ना। आहार में नमक का मुख्य उपयोग क्या होता है? आहार में नमक का मुख्य उपयोग होता है द्रव संतुलन बनाए रखना। क्या? द्रव संतुलन बनाए रखना। नमक से ही हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है, जिससे क्या होता है? खाना पचता है। ठीक है। मानव शरीर में औसतन कितने प्रतिशत ऑक्सीजन तत्व है? ऑक्सीजन तत्व कितने प्रतिशत है? 65% है मानव शरीर में ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या करता है? हमारे शरीर को चलाता है भैया। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी एक मूल इकाई नहीं है? मूल इकाई नहीं है, ऐसा ही मात्रक कौन सा नहीं है भैया मूल इकाई? ठीक है। मीटर। मीटर किसका है जी? मीटर है लंबाई का। ठीक है। मीटर किसकी इकाई है? लंबाई की, है ना। सेकंड किसकी इकाई है? समय की। ठीक है। ग्राम, ग्राम नहीं है भैया, किलोग्राम होता है, ग्राम नहीं है। वोल्ट किसकी इकाई है? विद्युत बल, विद्युत विभवांतर की, वोल्ट, है ना। ज्योति तीव्रता की क्या है? कैंडेला। तापमान का क्या है? केल्विन। ठीक है। और क्या है? भार का क्या है? ऊर्जा का क्या है? जूल। 7 या 8 है ना मात्रक मूल इकाई। तो कौन सा मूल इकाई नहीं है? ग्राम नहीं है, ऑप्शन सी, ग्राम नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रोलिंग बजट अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बनेगा? धीरे से छत्तीसगढ़ भी बनेगा, ऑप्शन देख के समझ जाओगे। मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो करता है हम उसी के पीछे पीछे पछलग्गे चल देते हैं। हालांकि मध्य प्रदेश हमारा मात्र राज्य है तो हम उसको अनुसरण करते हैं। अब मध्य प्रदेश में व्यापम की जगह एसएससी है, राज्य एसएससी, तो हमारे यहाँ भी बनाने की सोच रहे हैं। अब पता नहीं उसके कारण भर्तियां क्या होगी, कितना लेट होगी। ठीक है। चलिए, तो रोलिंग बजट क्या होता है? ऐसा बजट जो कभी खत्म नहीं होगा। आपका जो बजट बनता है सामान्यतः 1 साल में खत्म हो जाता है। तो इन लोग क्या बोले, इस साल 25-26 में रोलिंग बजट बनाए हैं। रोलिंग बजट में क्या होगा? मान लो रोलिंग बजट में आप बनाए 6 माह का बजट। ठीक है। 6 माह में 3 माह बीत गया, तो इस 6 माह में आने वाले 3 माह को और जोड़ देंगे। फिर 3 माह बीतेगा, फिर अगले 3 माह को जोड़ेंगे, भविष्य के 3 माह को। ऐसे ये रोलिंग में चलते रहेगा, है ना। तो रोलिंग बजट बनाएगा कौन? पहला राज्य मध्य प्रदेश। ठीक। कोयले क्षेत्र में पारदर्शिता, नवाचार और दक्षता को बढ़ाने के लिए कोयला शक्ति डैशबोर्ड और क्लैम पोर्टल को किसने लॉन्च किया? कोयले के संबंध में भैया, कोयले खदान की नीलामी, कोयले से संबंधित है ये। किसने लॉन्च किया है? जी किशन रेड्डी ने। किसने?
जी किशन रेड्डी ने, मंत्री है। ठीक, चलो भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है बताइए भैया, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? पूंजीवादी है, समाजवादी है, मिश्रित है? ठीक है, हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, जो अनिवार्य साधन है, जो अनिवार्य साधन है वो सरकार के हाथ में है, और जो अन्य साधन है वो पूंजी अर्थव्यवस्था के अनुसार है। तो हमारे यहाँ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और साम्यवादी अर्थव्यवस्था दोनों का मिश्रण है, इसलिए हमारी भारत क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। ऑप्शन डी। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर की जाती है? देखो, भारत की राष्ट्रीय आय की गणना हमारे यहाँ दोनों आधार पर की जाती है, चालू मूल्य के आधार पर और स्थिर मूल्य के आधार पर। चालू मूल्य के आधार पर के बोलते हैं नाम मात्र, नाम मात्र, नॉमिनल। स्थिर मूल्य को क्या बोलते हैं? वास्तविक, रियल। ठीक है, और गणना कैसे होती है? ठीक है, एक होता है आय विधि, लागत विधि और उपभोग विधि, तीनों के अनुसार होता है। यहां पे दोनों के अनुसार आएगा आंसर। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति क्या है? देखिए, मैं कहानी बताता हूं, है ना। जब भारत छोड़ो आंदोलन चालू हुआ और 9 अगस्त को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सभी बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, तो और पत्र पत्रिकाओं पर भी प्रतिबंध लगा दिया। तो उषा मेहता ने एक गुप्त रेडियो चलाया जो बॉम्बे के किसी स्थान से चलता था। उषा मेहता ने एक गुप्त रेडियो चलाया जो बॉम्बे के किसी स्थान से चलता था और देशवासियों को संबोधित करते थे। ठीक है, तो इनका प्रमुख जो काम है उस समय जो फेमस हुए वो किसके कारण हुए? गुप्त रेडियो चलाने के कारण। ठीक है, कौन सा? गुप्त रेडियो। भारत छोड़ो आंदोलन की वेला में गुप्त रेडियो चलाने के कारण। कौन? उषा मेहता। उषा मेहता कट्टर गांधीवादी विचारक थी। कौन थी? कट्टर गांधीवादी विचारक, और इसीलिए इसे रेडियो वाली गांधी कहते थे, है ना। रेडियो वाली गांधीवादी कहते थे किसको? उषा मेहता को, है ना। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने रेडियो चलाया था, गुप्त रेडियो। ठीक है, और जब भी इनका रेडियो प्रारंभ होता था तो सबको संबोधित करती थी, नमस्कार, यह गुप्त रेडियो बॉम्बे के किसी स्थान से चल रहा है, इस टाइप से कुछ संबोधन करते थे। ठीक, चलिए जोड़ी बनाइए। खान अब्दुल गफ्फार खान, क्या बोलते थे इसको? सीमांत गांधी। इनके दल का नाम क्या था? लाल कुर्ती दल। खूब परेशान किए थे अंग्रेजों को। सुभाष चंद्र बोस जी को नेता किसने कहा था? एडोल्फ हिटलर ने। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। और महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने। ठीक है, हमारे भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले विदेशी कौन से थे? खान अब्दुल गफ्फार खान, इसी को बोलते हैं सीमांत गांधी। ठीक है, तो क्या हुआ ऑप्शन इस अनुसार? ऑप्शन हुआ बी। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक कौन सा चला? सबसे कम समय तक कौन सा अधिनियम चला? कौन सा चला भैया? 1909 का अधिनियम। ठीक है, क्या? 1909 का अधिनियम। ठीक है, 1919 का अधिनियम। इसी की समीक्षा के लिए क्या आया था? आपका साइमन कमीशन आया था। 1909 के अधिनियम को बोलते हैं मार्ले मिंटो सुधार, इसी को बोलते हैं फूट डालो और शासन करो। 1919 के अधिनियम को बोलते हैं मार्ले चेम्सफोर्ड सुधार। मॉन्टे ओ सॉरी 1919, इसको, हाँ, इसको बोलते हैं मार्ले मिंटो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, फूट डालो और शासन करो की राज लेके आए 1909 के अधिनियम में। उसके बाद आया 1919 का अधिनियम जिसको बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। क्या? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। और इसी अधिनियम की समीक्षा के लिए आया था साइमंस कमीशन। ठीक,
तो सबसे कम कौन सा चला है? 1909। उसके बाद अगला क्वेश्चन, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट को क्या कहा जाता है? भारत सरकार अधिनियम 1919। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट क्या है? भारत सरकार अधिनियम 1919। ठीक है। लॉर्ड वेलिजली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता? दूसरों के खर्च पर एक बड़ी सेना रखना, बिल्कुल सही भैया। वो बोलते थे कि आधा लगान दो, आधा तुम रखो, सेना रखो। ठीक है। उसके बाद भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखना, ये भी सही। कंपनी के लिए नियम आय का प्रबंध करना, नहीं, ये नहीं था, ये नहीं था। भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना, ये भी था। तो ये सब सही है। क्या लागू नहीं होता? सी लागू नहीं होता, कंपनी के लिए नियमित आय का प्रबंध करना। ठीक। भारत अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री किसकी अनुमति से स्थापित की? यही वो समय था, जहांगीर अगर अनुमति नहीं देते तो अपन गुलाम भी नहीं होते, है ना। किसकी अनुमति से स्थापित की? जहांगीर से, जहांगीर की अनुमति से। कब? 1613 में, सूरत में। 1600 में अधिकार पत्र मिला था अंग्रेजों को। शिवाजी के अष्ट प्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था, वो क्या कहलाता था? है ना, जो विदेशी मामलों की देखरेख करता था उसको बोलते थे क्या? सुमंत। विदेशी मामलों की देखरेख करता था उसको बोलते थे सुमंत। उसके बाद जो सबसे प्रमुख अष्ट प्रधान होता था, होता था पेशवा, है ना। ये क्या करता था? पूरा शासन चलाता था। और राजा के बाद सबसे प्रमुख होता था। जब राजा नहीं रहता था तब पेशवा करता था काम। पंडित राव क्या करता था? पंडित राव धार्मिक मामले देखता था। क्या देखता था? धार्मिक मामले, पंडित राव। सुमंत क्या? विदेशी मामले देता था। पेशवा मुख्य होता था, जो राजा की अनुपस्थिति में शासन चलाता था। एक आता था चिटनीस। चिटनीस क्या करता था? है ना, विदेशी पत्रों को पढ़कर उनकी भाषा और शैली को देखता था, बताता था, चिटनीस। ऑप्शन होगा डी, सुमन। हुरों ने भारत पर आक्रमण किया था। हुरों ने भारत पर पहला आक्रमण किसके काल में प्रारंभ किया था? किसके काल में? स्कंदगुप्त के काल में। और स्कंदगुप्त ने इनको क्या किया था? हराया भी था। तो ये पूछा है, हुणों का आक्रमण भारत में किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ? स्कंदगुप्त के काल में प्रारंभ हुआ। कब? 455 और 58 में। 455 458 के समय स्कंदगुप्त ने हराया भी था हुणों को। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है ना? प्रयाग प्रशस्ति लेख कौन रचना किया है ना? हरिसेन किया है, हरिसेन किया है प्रयाग प्रशस्ति लेख। इस पर किसकी प्रयाग प्रशस्ति लेख? इसी को बोलते हैं इलाहाबाद स्तंभ लेख। प्रयाग प्रशस्ति लेख मतलब तारीफ, प्रशस्ति मतलब तारीफ। किसका तारीफ हुआ है उसमें? उसमें हुआ है समुद्रगुप्त का तारीफ। किसका तारीफ हुआ है? समुद्रगुप्त का। कौन लिखा है इसको? हरिसेन लिखा है, दरबारी कवि। ठीक है। और इसमें हरिसेन ने बताया है कि जो भारत के नेपोलियन कौन थे? समुद्रगुप्त थे। जब इस प्रयाग प्रशस्ति लेख को पढ़ा गया तब यह कहा गया कि भैया समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन जैसा था। विदेशी यात्री ने जब इसको पढ़ा, नाम मैं भूल रहा हूं, तब उसने बोला ये तो भारत का नेपोलियन था। कौन? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त की प्रशंसा है प्रयाग प्रशस्ति में। प्रयाग प्रशस्ति में बताया गया है समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के 9 और दक्षिण भारत के 12 राजाओं को हराया था, जिसमें छत्तीसगढ़ के भी 2 थे। कौन थे? व्यागराज और महेंद्र सेन, ऐसा 2 था, देख लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद जो प्रयाग प्रशस्ति लेख है, इलाहाबाद स्तंभ लेख, उसकी भाषा कैसी है? संस्कृत। और लिपि कैसी है? ब्राह्मी। और लेखन कैसी, शैली कैसी है? चंपू। चंपू क्यों बोलते हैं? वो गद्य और पद्य दोनों में है। पूरा डिटेल बता दिए। संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 338 में संशोधन करके अनुसूचित जाति जनजाति आयोग की गठन का प्रावधान किया गया? कौन से संशोधन द्वारा? 65वें संशोधन द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति के संबंध में आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। चलिए
मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी के ऊपर, है ना, क्या लाया गया था, लोकसभा में महाभियोग लाया गया था जो फेल हो गया। तो देखिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया से किसको, महाभियोग की प्रक्रिया से किसको हटाते हैं, राष्ट्रपति को। और महाभियोग जैसी प्रक्रिया से किसको हटाते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को। और बाकी जो भी संवैधानिक पद वाले हैं उनको कैसे हटाते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जैसे हटाते हैं। मतलब इनडायरेक्टली उनको भी महाभियोग जैसी प्रक्रिया से हटाते हैं। अब जाहिर सी बात है मुख्य चुनाव आयुक्त का पद क्या है, संवैधानिक पद है ना। अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग के गठन का बात किया गया है, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त एक संवैधानिक पद है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त को अनुच्छेद 324 5 के अनुसार, किसके अनुसार, अनुच्छेद 324 5 के अनुसार कैसे हटाते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जिस प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है उसी प्रक्रिया से हटाते हैं। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किस प्रक्रिया से हटाते हैं, महाभियोग जैसी प्रक्रिया। क्यों, क्योंकि महाभियोग से किसको हटाते हैं, राष्ट्रपति को, और उसी प्रकार की प्रक्रिया से हटाते हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। तो इसीलिए उसको क्या कहा दिया जाता है, महाभियोग जैसी प्रक्रिया। और बाकी को कैसे हटाते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जैसे। ठीक है, क्या होगा, महाभियोग जैसी प्रक्रिया लाएंगे, उस पर मतदान होगा, पास होगा, तब वो हटेंगे। ठीक है, तो क्या है, दोनों सही है और सही व्याख्या करता है। अब मुख्य चुनाव आयुक्त संवैधानिक प्रस्तावों के बिना नहीं हटाया जा सकता, बिल्कुल सही है। मुख्य चुनाव आयुक्त एक संवैधानिक व्यक्ति है, इसीलिए उसको संवैधानिक प्रस्ताव से हटाया जाता है। ठीक है ना। राष्ट्रपति शासन किसी भी परिस्थिति में 1 वर्ष से अधिक समय तक लागू नहीं हो सकता, परंतु यह अवधि 3 वर्ष तक बढ़ाई जाती है। देखो, किसी राज्य में अनुच्छेद 356, किसी भी राज्य में अनुच्छेद 356 के तहत क्या लगता है, राष्ट्रपति शासन लगता है। ठीक है, अब राष्ट्रपति शासन प्रारंभ में 6 महीने के लिए लगता है, फिर उसको संसद द्वारा 6 महीने के लिए और बढ़ाया जा सकता है। तो कितना हुआ, 1 साल हुआ। अब 1 साल बाद बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, चुनाव आयोग अगर बोल दे उस राज्य में विधानसभा चुनाव कराना अभी मुमकिन नहीं है, या दूसरा कि किसी उस अगर अब 1 साल तक तो बढ़ गया, अब 1 साल के बाद बढ़ाना है तो सबसे पहले चुनाव आयोग का लेटर चाहिए, और चुनाव आयोग बोल दे कि भैया उस राज्य में विधानसभा चुनाव कराना अभी पॉसिबल नहीं है, पहला कारण। दूसरा कारण, अगर देश में या देश के किसी भाग में अनुच्छेद 352 के अंतर्गत अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल लगा है, तो भी क्या होगा, राष्ट्रपति शासन को 1 साल से अधिक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अब 1 साल से बढ़ा देंगे तो कितना बढ़ जाएगा, 3 साल तक। अब 3 साल के बाद अगर और जारी रखना है तो क्या करना पड़ेगा, संविधान संशोधन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कहानी आपको पता है। अब यहां दोनों दे दिया है, देखो 1 साल तो बढ़ जाएगा, पहले बार में 6 महीना, फिर 6 महीना, 1 साल हो गया। 1 साल से अधिक बढ़ाना है तो चुनाव आयोग घोषणा कर दे कि परिस्थिति चुनाव कराने योग्य नहीं है, कहां पे, उस राज्य में। ठीक है, और दूसरा, अगर आपातकाल की घोषणा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत की गई हो, तो ये दोनों कारण से 1 साल से 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक, और 3 साल से अधिक बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, संविधान संशोधन करना पड़ेगा। वर्तमान में मणिपुर में चल रहा है अभी राष्ट्रपति शासन। ठीक है, चलिए, तो पेपर के अनुसार आंसर क्या लिया था, आंसर सी लिया था। ठीक है, जबकि ये भी हो सकता है। किसी राज्य में समानता किसके परामर्श से राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, याद रखना अनुच्छेद 356, राज्यपाल का लेटर, राज्यपाल का पत्र। अगर अनुच्छेद 356 के अनुसार राष्ट्रपति शासन लगाना है राज्य में, तो राज्यपाल लेटर भेजेगा केंद्र सरकार को, बोलेगा इन लोग काम ठीक से नहीं कर रहे, राष्ट्रपति शासन लगा दो। दूसरा होता है अनुच्छेद 365, अनुच्छेद 365 में भी क्या लगता है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगता है, पर इसमें राज्यपाल के लेटर या राज्यपाल के सिफारिश की जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार देखेगी कि मेरी बातों को अगर राज्य नहीं मान रहा है तो वो बिना राज्यपाल के लेटर के अनुच्छेद 365 से क्या लगा देगी, राष्ट्रपति शासन। ठीक है, तो यहां सामान्यता बोल रहा है तो राज्यपाल के लेटर से लगता है क्या, राष्ट्रपति शासन। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है,
उर्दू नेपाली कोंकणी है, भोजपुरी नहीं है भैया, भोजपुरी नहीं है अभी 8वीं भाषा में। ठीक है, चलिए, राज्य का मुख्यमंत्री कौन होता है? अच्छा ये बताओ, राज्य का मुख्यमंत्री क्या होता है? निर्वाचित होता है, मनोनीत होता है, नियुक्त होता है, क्या होता है? तो राज्य का मुख्यमंत्री होता है नियुक्त, है ना। कथन है अनुच्छेद 164 के अनुसार, अनुच्छेद 164 के अनुसार, 64 के अनुसार राज्यपाल बहुमत दल के नेता को क्या करता है? मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। राज्यपाल बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। तो राज्य का मुख्यमंत्री क्या होता है? राज्य विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है, जिसके पास बहुमत होगा उसी का सरकार बनेगा। तो राज्यपाल अनुच्छेद 164 के अनुसार बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। ठीक है, तो क्या सही होगा? ऑप्शन केवल एक सही होगा। याद रखना, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है, मुख्यमंत्री राज्यपाल के द्वारा नियुक्त होता है। राज्य मंत्री परिषद का निर्माता, संहारक व प्राणदाता कौन होता है? कौन होता है? मुख्यमंत्री। याद रखना फिर से, राज्यपाल बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। तो मंत्रिपरिषद को किसकी सलाह से बनाया जाता है? मुख्यमंत्री। इसीलिए मुख्यमंत्री निर्माता, संहारक और प्राणदाता होता है। ठीक है, यहां तक समझ में आया? वास्तविक प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री। नाम मात्र का राज्यपाल। ठीक, चलो आज का आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्यपाल के कर्तव्यों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में राज्यपाल के कर्तव्य संसद में प्रश्नों या चर्चा का विषय नहीं बनते। बिल्कुल सही। याद रखना, राज्यपाल अगर पद में रहते हुए कोई काम कर रहा है और वो कोई काम करता है पद में रहते हुए, तो आप उसके ऊपर केस नहीं कर सकते, उसके ऊपर कोई भी एलिगेशन नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि वो पद का प्रयोग करते हुए वैसा काम कर रहा है। दूसरा, जहां राज्यपाल अपनी मंत्री परिषद से स्वतंत्र रहकर कोई निर्णय लेता है या जहां वह राष्ट्रपति शासन के अधीन राज्य के मुख्य कार्यपालक के तौर पर कार्य करता है, वहां उसके कार्य संसद द्वारा संवीक्षा के अधीन होते हैं। ये भी सही है। कहानी समझिए, राज्यपाल किसके परामर्श से काम करेगा? राज्यपाल परामर्श से काम करेगा मंत्री परिषद के। ठीक है, राज्यपाल बहुत कम अपने मन से काम कर सकता है, राज्यपाल सामान्यतः काम करता है मंत्री परिषद के सलाह पर। तो राज्यपाल जो भी काम करेगा मंत्री परिषद के सलाह पर, उस पर आप केस नहीं कर सकते, संसद में प्रश्न नहीं पूछ सकते। परंतु अगर राज्यपाल अपने मन से काम कर रहा है, मंत्री परिषद की सलाह पर नहीं कर रहा है, अपने मन से कर रहा है, या फिर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया, मंत्री परिषद भंग हो गई और राज्यपाल अपने मन से काम करे जा रहा है, तब ऐसी परिस्थिति में उसके कार्य को संसद में प्रश्नगत किया जा सकता है, उससे कारण प्रश्न पूछा जा सकता है। दोनों सही है भैया। बहुत घुमावदार क्वेश्चन है ना। इसमें क्या होगा? दोनों सही है, एक और दो दोनों सही है। ठीक है, तो दोस्तों ये आज का हमारा 100 क्वेश्चन हो गया। काफी अच्छा सीरीज था और मेरे ख्याल से आपको जो परिवहन वाला पार्ट है बहुत पसंद भी आया होगा। तो दोस्तों जिनको भी ये वीडियो अच्छी लगी कमेंट करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बने रहिए योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस के साथ। आपकी जो भी क्वेरीज है आप कमेंट में पूछ सकते हैं और कमेंट करके बताइए कैसा लगा ये सीरीज, इसमें और क्या अच्छे हम बदलाव कर सकते हैं जो आपके लिए फायदेमंद हो, बिल्कुल बताइए। ठीक है, और दोस्तों हमारी संस्था के द्वारा मंडी उप निरीक्षक, शिक्षक भर्ती, उप अंकेक्षक भर्ती की भी क्लास प्रारंभ हो चुकी है। अगर आप हमारे साथ जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं तो जरूर एक बार हमारी संस्था के नंबर 8770123687 पर संपर्क करिए। ठीक है, तैयारी करिए, भरपूर पढ़ाई करिए, जल्दी से जल्दी जॉब लगाइए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। बने रहिए योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।